हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभिव्यक्ति आईएएस लर्निंग ऐप पर। एक ऐसा ऐप स्वाभाविक रूप से जिसमें आपके लिए खूब इनोवेशन होता है, खूब मेहनत होती है हमारी क्लासेस में, मेरे और पूरी टीम के द्वारा। कैसे हैं आप सब लोग, पहले बताएं। कल्पना, दीपिका, ईशा, सपना, नम्रता, रजनी, सोना भारती, मोहिनी गुप्ता, तुलसी कुमार, फूलमती, रूपांजलि, वंदना, शिवम। तो आप सबका स्वागत है। और भी बच्चे, पारखी, बहुत बढ़िया, सब, प्रीतिपाल, सारे बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से एक प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप हो रहा है। इस पर भी कभी कोई हिंदू का एडिटोरियल आना चाहिए। मैं उसमें लिखता नहीं तो मैं लिखता कि ऑनलाइन एजुकेशन ने जेंडर एम्पावरमेंट किया है इन द सेक्शन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के क्षेत्र में। चलिए, तो आज हम लोग एक शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक प्यारी सी कविता, हिंदी साहित्य का जो ये बैच है, इस बैच का नाम है ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। जरा समझिएगा, इस बैच का नाम रखा गया है। एक कविता से आप सबका स्वागत करता हूं, फिर मैं बताता हूं। सबसे पहले यानी जो जो हम बातचीत करेंगे, तो सबसे पहले हमारी बातचीत होगी कि ढाई आखर प्रेम का बैच, यानी ढाई आखर प्रेम का, ये मैंने इस बैच का नाम क्यों रखा, ऐसे ही या इसके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी है जो हर एक बच्चे को सीखनी चाहिए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास ने ये कहा, क्यों कहा? तो शायद इसमें जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनका ऑप्शनल हिंदी हो ना हो, उनके लिए भी इसमें सीखने की बात है। जिनका हिंदी साहित्य है या जो हिंदी साहित्य रखना चाहते हैं, और मुझे तो लगता है कि सबको हिंदी साहित्य रखना चाहिए। आपका मीडियम कुछ भी, अगर टीचर अच्छा है तो आपको रखना चाहिए। और दूसरी चीज होती है कि हिंदी साहित्य, अगर कोई भी नया बच्चा हो, अगर वो ऑप्शनल सोच रहा है, तो उसे अपनी सोच में हिंदी साहित्य को रख करके अन्य चीजों पर विराम लगाना चाहिए। दूसरा ऑप्शनल जो हो सकता है वो हो सकता है इतिहास। आपने बीए में क्या पढ़ा, एमए में क्या पढ़ा, इतना चिंतनीय विषय है। बच्चे याद आते, सर हमने सोशियोलॉजी पढ़ा। आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन इंग्लिश मीडियम में अगर आपका सोशियोलॉजी होता है वो एक नंबर का है। कंटेंट अपग्रेड नहीं है। इतनी केस स्टडी आती है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, केस स्टडी की बात कर रहा हूं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो आपका पीएसआईआर हो, वट एवर। अब कोई बच्चा रैंक लगा जाए, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सब्जेक्ट लेने नहीं, आपको जो लेने। मैं अपनी बात कह रहा हूं कि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, खासकर हिंदी मीडियम के लिए, जो हिंदी लिटरेचर और इतिहास, जिसमें मैं हमेशा हिंदी साहित्य को नंबर 1 पर रखता हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि भाषा में नंबर कटता नहीं है आपका, मैथमेटिक्स की तरह आप नंबर पाते हैं। खैर, ये सारी बातें हम करेंगे। तो हिंदी साहित्य, जो नए बच्चे हैं उस अभी यहां से सीखेंगे कि ढाई आकर प्रेम का क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा पढ़ना नहीं, इसलिए अब बाकी की बातें विस्तार से। तो पहला हम ये बात करेंगे, दूसरा फिर हम लोग चर्चा करेंगे ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस क्या है, ढेर सारे टॉपर्स के मार्कशीट के साथ। यानी उनका मैं नंबर लगाया हूं कि अगर ऑप्शनल आपका अच्छा नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप यूपीएससी में जा नहीं पाएंगे। जाएंगे तो आपकी रैंक बहुत लोअर रहेगी। आप देखेंगे हर एक टॉपर, चाहे वो पहली रैंक हो, 20वीं हो, 25वीं हो, 30वीं हो, 50वीं हो, उसके ऑप्शनल नहीं उसका गेम बनाया है। तो ऑप्शनल इज गॉड। दूसरी बात इस पर चर्चा करेंगे कि ऑप्शनल कैसे गॉड है। तीसरी चीज हम लोग फिर इस ऑप्शनल यानी हिंदी साहित्य पर बातचीत करेंगे कि भाई इसका सिलेबस क्या है, हमारी अप्रोच क्या होगी। फिर 2024 का क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को दिखा करके चर्चा करूंगा आपसे कि यह पेपर अगर साइंटिफिकली तैयार किया जाए, बहुत कम समय में आपको बहुत मार्क्स ये दे पाएगा। तो ये पूरी बातचीत का क्रम होगा। लेकिन सबसे पहले एक कविता जो इस बैच के लिए मैंने बनाई है वो आपके सामने रखता हूं। स्वागत है ढाई आखर प्रेम का बैच में, स्वागत है ढाई आखर प्रेम का बैच में। ये कविता का शीर्षक है, क्योंकि मेरे बैच का नाम ही है ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हेलो हेलो ज्ञान के दीप जलाते चलो। मैंने सोचा थोड़ा आप सब नई पीढ़ी के हैं तो इसमें हेलो हेलो ज्ञान के दीप जलाते चलो। स्वागत है तुम सबका यहां, स्वागत है तुम सबका यहां, जहां साहित्य बना रहा अपना जहां। स्वागत है तुम सबका यहां, जहां साहित्य बना रहा अपना जहां। अपना जहां का मतलब पेपर 1,
भाषा खंड, साहित्य का इतिहास, फिर पेपर 2 पद्य खंड, गद्य खंड। तो हेलो हेलो ज्ञान के दीप जलाते चलो, स्वागत है तुम सबका यहां जहां साहित्य बना रहा अपना जहां। भाषा खंड यानी पहला, भाषा खंड की गूंज है प्यारी, शब्दों की माला लगे निराली, व्याकरण की धारा में बहते चलो, शुद्ध शब्दों का संग साथ ले चलो, शुद्ध शब्दों का संग साथ ले चलो। यानी इसका मतलब है कि आप जनरल स्टडीज में अगर आपको लिखना नहीं आता है तो हिंदी साहित्य आपकी मदद करेगा। लोग कहते हैं ना कि अगर हम हिस्ट्री रख लेंगे, पीएसआईआर रख लेंगे तो हमारा जीएस का एक पोर्शन तैयार हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस रख लेंगे तो पीएसआईआर का एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप हिंदी साहित्य रखते हैं तो वो क्षणिक सुख है कि आपका इतिहास का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगर आप इतिहास रखते हैं, हिंदी साहित्य रखते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा होगा आपकी भाषा पर पकड़ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप निबंध 125 नंबर का लिखेंगे। सोचिएगा 125 नंबर के 2 निबंध होते हैं, 200 यानी 250 नंबर। तो जिसका साहित्य उसका निबंध हमेशा अच्छा जाएगा, तो 250 नंबर निबंध में एज पे रहेगा। इसके अलावा जीएस पेपर 1 2 3 4 इन चारों पेपर में क्या उसको फायदा होगा? उसका भाषा पर कंट्रोल अच्छा होगा, उसकी लिखने की शैली बेहतर होगी, उसका रिजल्ट बेहतर होगा। तो फिर से आते हैं, हेलो हेलो ज्ञान के दीप जलाते चलो, स्वागत है तुम सबका यहां जहां साहित्य बना रहा अपना जहां। यानी कहां पर? मेरी क्लास में। भाषा खंड की गूंज है प्यारी, शब्दों की माला लगे निराली, व्याकरण की धारा में बहते चलो, शुद्ध शब्दों का संग ले चलो, साहित्य का इतिहास। यानी भाषा खंड के बाद आता है साहित्य। साहित्य का इतिहास सिखाएगा, साहित्य का इतिहास सिखाएगा, हर युग का आईना दिखाएगा, कालिदास से दिनकर तक हर काव्य का जादू सिखाएगा। पद्य खंड में यानी पेपर 2 पद्य खंड में रसों की बहार है, छंदों में बहती कोमल पुकार है। पद्य खंड में रसों की बहार है, छंदों में बहती कोमल पुकार है। तुलसी सुर प्रसाद की बातें प्रेम की गहराइयां जगाएं। गद्य खंड की बात निराली, कहानियों में गूंजे हरियाली, प्रेमचंद रेणु की लेखनी देखो, जीवन के हर रंग को पढ़ते चलो। सिलेबस की राह दिखाएंगे, यानी ये पूरा हो गया सिलेबस। सिलेबस की राह दिखाएंगे हम, हर पंक्ति हम यानी मैं, हर पंक्ति में होगा एक नया दम। निबंध नाटक उपन्यास पढ़ेंगे, रचना के रंगों में खुद को गढ़ेंगे। क्या करेंगे? रचना के रंगों में खुद को गढ़ेंगे। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, ज्ञान से बढ़कर प्रेम है यही हमारा संयोग, साहित्य से ही बने महान, हर शब्दों में बसता है ब्रह्म का ज्ञान। तो आओ सीखें, बढ़े आगे, साहित्य की दुनिया को अपनाएं। 2.5 आखर प्रेम का की यह कक्षा हमें पंडित बनाए और हमारे मन को महकाए। बढ़ते चलो, सीखते चलो, प्रेम और साहित्य की रोशनी फैलाते चलो। तो 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, इस बैच में आप सबका स्वागत है, जो अपने आप में एक ऐसा बैच होगा जो आप किसी भी बच्चे का सोचने का तरीका बदलेगा, खासकर जो फर्स्ट टाइम मेरे पास आएंगे। बाकी जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश आप सबके लिए करता हूं, इसलिए क्योंकि जो एजुकेशन है अगर वो स्किल से जुड़ा नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। और मैं हमेशा एजुकेशन और स्किल का एक मोहब्बत वाला संबंध बना के चलता हूं, याद रखेगा। अब आते हैं यहां पर, मजा आ गया है, बहुत बढ़िया। 2025 वाले जो बच्चे हैं, नहीं वो स्किप कर सकते हैं। 2025 वाले बच्चे स्किप कर दें, आपको केवल आंसर राइटिंग की आवश्यकता है, और वो मैं 3 महीने में जब मेंस का एग्जाम होगा, मैं ये 26 27 28 वाले देखें तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि आप लोगों का कंप्लीट है। और जो डाउट है आप सब ग्रुप में पूछे, मैं तो रेडी बैठा हूं। कोई भी चीज डाउट है या अधूरी, आप ग्रुप में डालिए, उस पर रिस्पॉन्ड करके मैं सारा पूरा करूं। 25 वाले ना देखें, उसके पीछे रीजन है क्योंकि अब मैं 25 वालों को चाहूंगा कि वो प्रीलिम्स पर पूरी तरीके से फोकस हो और जो मैंने दिया उसको पढ़ते चले। बाकी आपकी आंसर राइटिंग स्वाभाविक, मैं क्वेश्चन आंसर ही देता ही हूं कंटेंट के नाम पे, वो आपके पास है ही है। बाकी 26 मई से देखिए कैसे हिंदी साहित्य की तैयारी कराता हूं आंसर राइटिंग की। तो 26 मई से हिंदी साहित्य की आंसर राइटिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये बेसिक फाउंडेशन उन बच्चों के लिए जिनको ऑप्शनल में शून्य कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने बताया कई क्रम में हम लोग अपनी बात रखेंगे, तो उसमें कौन कौन सा क्रम होगा। सबसे पहला जो यानी 2.5 आखर प्रेम का, 2.5 आखर, आखर यानी अक्षर यानी वर्ड, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो।
पढ़े सो पंडित होए। पंडित मतलब क्या? पंडित मतलब कोई जाति नहीं, पंडित मतलब ज्ञानी, बुद्धिमान, ठीक है। तो ढाई आखर प्रेम का, ठीक है। प्रेम में भी ढाई आखर है, लेकिन स्वाभाविक यहां राम के नाम से है, तो राम का नाम आप देख सकते हैं। तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह बैच अब हमेशा मेरे हिंदी साहित्य का बैच ये नहीं कि ये, यानी हर एक बैच अब जो भी आगे आएगा वो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए के नाम से ही हम हिंदी साहित्य का बैच अपना हमेशा लॉन्च करेंगे जब तक हम इस फील्ड में हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है, सबसे पहला, यानी पहले हम इस पे बातचीत कर लेते हैं और फिर इसके बाद दूसरा जो हम लोग बातचीत करेंगे वो बात करेंगे कि आखिर हिंदी साहित्य ऑप्शनल क्यों लिया जाए, यानी क्यों यही ऑप्शनल, वाई, क्यों हम हिंदी साहित्य को ही चूज करें, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य को अपना ऑप्शनल बनाएं, ठीक है। दूसरी बात हम यहां ये कर देंगे। तो पहले एक एक बातचीत करते हुए चलते, फिर इसके बाद तीसरी बात हम लोग कर लेंगे कि टॉपर्स, यानी हम टॉपर्स पर चर्चा करेंगे कि भाई जो टॉपर्स है उनके ऑप्शनल के मार्क्स मैंने लगा रखे हैं, चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, उनके ऑप्शनल के जो मार्क्स हैं, जो अंक हैं, वो मैंने लगा रखे हैं, जिससे आपको पता लगे कि ऑप्शनल क्या है, क्या है, क्या है। ऑप्शनल इज गॉड। क्या है भैया? ऑप्शनल इज गॉड, यानी ऑप्शनल भगवान है। शुरू से मैं कहता जा रहा हूं आपके इस एग्जाम का, अगर आप एक्चुअल में यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, फिर इसके बाद जब हम ये ऑप्शनल गॉड है ये सीख लेंगे, फिर हम लोग बातचीत करेंगे हम हिंदी साहित्य के सिलेबस पर, ठीक है ना बच्चे, यानी पाठ्यक्रम पर हम बात करेंगे। किसका पाठ्यक्रम? जो यूपीएससी ने दिया है। फिर इसके बाद मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके सामने रखूंगा कि हमारी क्लास कैसे चलेगी, यानी क्लास की स्ट्रेटजी आपको पता लग जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग 2024 के पेपर का एनालिसिस करेंगे, 2024 के पेपर का एनालिसिस करेंगे, दोनों पेपर का, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और अगर कुछ अधूरा रहेगा तो उसकी चर्चा कल, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेंगे, बट इत्मीनान से। ऑप्शनल का मतलब इत्मीनान। और जो लोग जॉब में हैं या हाउसवाइफ हैं या जो न्यूकमर है, तीनों लोगों के लिए बैच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप ये हम सप्ताह में 2 दिन केवल ऑप्शनल की क्लास लेंगे, 5 दिन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। हर एक बच्चा मेरे पर्सनल नंबर, नॉट टीम, नॉट कोई और, मेरे पर्सनल नंबर पर हर एक बच्चा मेरे जो भी फाउंडेशन में है, जो भी ऑप्शनल में, मेरे अपने फोन पे है। तो 5 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी 6 से 8 महीने में हम बैच बना खत्म करेंगे और बहुत ही साइंटिफिकली 2 दिन पूरा डिटेल में पढ़ाया। अब आपको 5 दिन पढ़ने का मौका दिया। पूछिए क्यों ये करना जरूरी है? क्योंकि आप ध्यान से देखें, जिस बच्चे ने सिलेबस मैनेजमेंट नहीं किया है, जिस बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, वह इस यूपीएससी में, आप देख लीजिएगा अपने आसपास, वो कई सालों से तैयारी कर रहा है, ना उसका ऑप्शनल तैयार है, ना उसका जीएस तैयार है। अगर तैयार भी है कहीं कोचिंग से, तो उसको आंसर राइटिंग नहीं आती, यानी कुछ ना कुछ उसका अधूरापन है। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप सभी लोग? 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी ये अधूरा है, वो अधूरा है, ये अधूरा। वाई? अधूरा मतलब कंटेंट नहीं, अधूरा मतलब यूपीएससी की अप्रोच तक पहुंचना। क्या ये बात मैं जो कह रहा हूं सही है? आप सब बताएं मुझे। अब अगर ये सही है तो हम उसी का समाधान आपके सामने देने जा रहे हैं कि जो हम पढ़ाएं 2 दिन में, खूब बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, उसके बाद आपके हाथ में एक बढ़िया सा नोट्स आ गया, 5 दिन आप उसी कॉन्सेप्ट पर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ाया कबीर की प्रासंगिकता, तो कबीर की प्रासंगिकता बताने में मुझे कितना समय लगेगा? मुश्किल से 45 मिनट, 1 घंटा। अब उस 45 मिनट 1 घंटे मैंने समझा दिया, उसके बाद आपको एक नोट्स मिला। अब आपने क्या किया? उन दोनों को किया, इकट्ठा किया, फिर मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, यानी कि 2 से 3 टॉपिक एक दिन में, अगले दिन में 2 से, यानी कुल मिला के 5 से 6 टॉपिक आसानी से मैंने करा दिया 2 दिन में ही, और बहुत आराम से। अगर आप लोगों को मेरा स्किल पसंद है, पढ़ाना, हिंदू देखते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि मैं किसी भी चीज को बड़ा कैसे कर सकता हूं, छोटा कैसे कर सकता हूं। अब आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, ये आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो जो पढ़ा उसको रट रहे हैं आप 10वीं क्लास की तरह। यही है सफलता का मूल मंत्र। नहीं करेंगे तो फिर समस्या है। आप सब समय अपने आसपास देख सकते हैं, ये फैक्ट है। 7 दिन क्लास, आदमी हिल जाएगा। फिर आप कब हिंदू पढ़ेंगे, कब जीएस के और सारे सेगमेंट पढ़ेंगे, कब आप जो है मेंस पढ़ेंगे, कब आप एसी की प्रैक्टिस करेंगे? तो आपके पास समय होता नहीं। इसलिए ये मेरी जो क्लास है ये जबरदस्त है हाउसवाइफ्स के लिए, जॉब वालों के लिए और जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए, जिससे कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ सके तो हिंदी साहित्य आपको ब्लॉक ना करे। और इसीलिए हम साल भर साहित्य, यानी हमारा बैच खत्म हो जाता है तब भी आप साल भर साहित्य पढ़ेंगे, 2 साल 3 साल, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो बड़ा ही साइंटिफिक है। तो ढाई आखर प्रेम का ये मैंने नाम क्यों दिया, सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये नाम मैंने इसलिए दिया चूंकि कबीरदास ने निर्गुण नीरस मत, एक अवधारणा है कि कबीर, कुछ विचारक कहते हैं कि कबीरदास, आप सबको पता है कि भक्ति काल के संत कवि हैं और भक्ति काल में 2 धाराएं बह रही थी भक्ति काव्य की। पहली धारा थी निर्गुण और दूसरी धारा थी सगुण। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा का अंतर क्या था कि निर्गुण में जो राम है, कृष्ण है या कोई भी आराध्य देव हैं, वो अवतार नहीं लेते हैं, लीला नहीं करते जैसे राम वगैरह, कृष्ण वगैरह। सगुण में अवतार लेते हैं और लीला करते हैं, यानी निर्गुण में छवि नहीं है, निराकार है ईश्वर, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं, वो आपकी सोच में, आपकी संकल्पना में है। और सगुण में ईश्वर का आकार है, सजीव रूप है, जैसे राम और कृष्ण, जिस रूप में आप उनको देखते हैं सिनेमा में, फिल्मों में, कहीं पर भी, पिक्चर्स में। तो निर्गुण और सगुण ये 2 धाराएं थी जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो निर्गुण काव्य धारा में कबीरदास जी आते हैं। तो जब निर्गुण काव्य धारा में कबीरदास एज अ संत, एक संत के रूप में लोगों को, समाज में जो भी कुरीतियां थी, जो धार्मिक कर्मकांड पाखंड थे, उसके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे थे, यानी मध्यकाल में नव जागरण का सूत्रपात कर रहे थे। उस समय उन्होंने जो मार्ग दिखाया उसे क्या कहा जाता है? ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी कि ज्ञान के आधार पर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान मिलेगा कैसे? गुरु के द्वारा। इसीलिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है कबीरदास जी के यहां। जैसे एक पंक्ति बड़ी अच्छी है उनकी कि पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलया दीपक दिया हाथ। यानी मैं सांसारिकता में, मोह माया में, और इस सांसारिकता मोह माया कर्मकांड पाखंड के माया जाल में फंसा हुआ था। जैसे मकड़ी का जाल होता वैसे माया का भी एक जाल होता है। उस माया जाल में फंसा हुआ था और गुरु मिले, उन्होंने मुझे इस माया जाल, इस सांसारिक भ्रम से बाहर निकाला और मेरे जीवन का एक उद्देश्य बताया कि ईश्वर तक आप पहुंचिए, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और उस मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग स्वाभाविक है, ज्ञान मार्ग है। ठीक है, समझिएगा। यानी भक्ति है लेकिन ज्ञान जरूरी है उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए। और वह वहां तक ले कौन जाएगा? वहां तक आपको ले जाएंगे गुरु। लेकिन समय के साथ कबीरदास को एहसास हुआ कि यार ये तो बड़ा लंबा मार्ग है, उसमें और भी हठ योग एंड सो ऑन बहुत सी बातें हैं कबीर की विचारधारा में, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। मतलब सामान्य ढंग से समझिए, एक लंबा मार्ग है। तो उन्होंने कहा यार हर इंसान इस मत के थ्रू क्या ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रयास करेगा? क्या ये जन जन का माध्यम बन पाएगा? तब उन्होंने एक आसान रास्ता निकाला। उसी आसान रास्ते का नाम है, उन्होंने कहा भाई देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने कहा कि अगर आप शिद्दत से कोई काम करते हैं तो केवल राम का नाम लेने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। समझिएगा इस बात को। यानी राम नाम का स्मरण करना ही मोक्ष प्राप्त करने का एक माध्यम है। आप योग ना करें चलेगा, राम नाम का, यानी प्रेम से, ढाई आखर प्रेम का। यानी उन्होंने अपने पूरे साहित्य को राम के नाम से जोड़ते हुए बिल्कुल सरल कर दिया कि भाई आप केवल नाम का उच्चारण कीजिए। इसलिए आप लोग देखे होंगे गांवों में बहुत से लोग होते हैं, वो दुकान वगैरह पे बैठे होते हैं तो राम 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 लिखते रहते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। तो मैंने उसी से प्रेरणा लेकर के, हालांकि
ढाई आखर प्रेम का, इसके और भी बहुत से पक्ष हैं इसमें, सूफी मत का इंपैक्ट, वो सब अलग चीज है, वो हम सब्जेक्ट के अंदर बात करेंगे। बस यहां पर इसीलिए मैंने यह नाम रखा और हमेशा के लिए रखा है कि हम भी आपको यहां हिंदी साहित्य इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। यानी जो हिंदी साहित्य, कोई भी आपसे कहे कि यार आपका तो कभी हिंदी रहा नहीं है, आप कैसे पढ़ पाओगे, तो ये इस जंजाल से निकालने के लिए ही मैंने यह रखा है। हर एक साहित्यकार का, चाहे वो पद्य खंड से हो, चाहे वो गद्य खंड से हो, पेपर 2 में, चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर 1 का कोई भी साहित्यकार हो, मेरे प्यारे बच्चों, सबको पढ़ने का एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट का नाम है, जैसे यहां है ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वैसे सुनील अभिव्यक्ति का IQ IP जो पढ़े सो साहित्य का मास्टर होए, तो सुनील अभिव्यक्ति का हिंदी साहित्य वाला IQ IP। ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिए किसको आप, सुनील अभिव्यक्ति का हिंदी साहित्य वाला IQ IP। ढाई आखर प्रेम का वैसे हिंदी साहित्य का IQ IP, जो पढ़े सो इस विषय का पंडित हुए, इस विषय का ज्ञानी हुए। ढाई आखर प्रेम का, तो ढाई आखर IQ IP, IQ IP। तो ये IQ IP क्या है और किस प्रकार से यह आपके विषय को सरल बनाता है, एक चर्चा उस पर थोड़ी सी कर लेता हूं। इससे आपको ये पता लग पाएगा कि नाम क्यों, बाकी हम इस पर विस्तार से, यानी IQ IP वाला जो पार्ट है बहुत बड़े चार्ट में जाता है, लेकिन एक संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको पता लगे कि इस बैच का नाम क्यों रखा गया। क्योंकि देखिए, जब आपको पता होता है कि एक टीचर एक बैच का नाम बड़े साइंटिफिक ढंग से रख रहा है और उस साइंटिफिक ढंग को अपनी क्लासेस में, अपने लेक्चर में उतारने जा रहा है, तो आपका कनेक्शन बनता है। तो थोड़ा सा उसको समझिएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा हिंदी साहित्य का IQ IP, यानी जैसे आप हिंदी साहित्य का IQ IP, ये क्या है जरा देखिए। अब मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं कहूं पद्य खंड, क्योंकि पूरा साहित्य चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, भाषा खंड को छोड़ करके, सेगमेंट A पेपर 1 का भी छोड़ रहा हूं, उसको भी इसके बाद बताऊंगा, वो भी है ढाई आखर प्रेम का। तो ढाई आखर प्रेम का नहीं, IQ IP का जो एसेंस पढ़े सो पंडित होए, किसका, हिंदी साहित्य का। अब एक तरफ पद्य साहित्य के कवि हैं और एक तरफ गद्य साहित्य के जितने भी रचनाकार हैं। मैं कुछ नाम लिखता हूं और कुछ नाम बोल देता हूं, आपको समझना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, अब आप आगे का, या आधुनिक काल में हम प्रसाद, निराला, अज्ञे, कोई भी, अब आप जितना नाम याद कर सकते हो। गद्य साहित्य में ऑब्वियस, अगर हम केवल उपन्यास नाटक की बात करें तो प्रेमचंद हो गए, फणीश्वर नाथ रेणु साहब हो गए उपन्यास में। नाटकों में हो गए आपके जो है प्रसाद जी, स्कंदगुप्त, उनका मान लीजिए हमने ले लिया, बहुत भी, आषाढ़ का एक दिन और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी केवल एक एज ए एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, अभी इतना ही लेते हैं। इसी प्रकार से आप जितने साहित्यकार हैं सबकी कल्पना कर लीजिए। अब हिंदी साहित्य का IQ IP क्या है? IQ IP जो मैं, यानी इसी से अपनी क्लास ही स्टार्ट होगी कई डायग्राम्स के द्वारा। तो हिंदी साहित्य का IQ IP क्या है? ये क्या लिखेंगे बच्चे, ये साहित्यकार है ना, ये सब साहित्यकार है। और साहित्य क्या होता है मेरे बच्चों? साहित्य क्या होता है? साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है बेटा, समाज का दर्पण। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, यानी समाज में जो जैसा है वही उस साहित्य की विषय वस्तु है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समाज, इसका मतलब है कि अगर हम समाज को अच्छे से जानते हैं, अपने समाज को, तो कोई भी साहित्य होगा, इस समाज का ही कोई न कोई एक पॉइंट, 2 पॉइंट या सभी पॉइंट इस साहित्य में डिस्कस किया जाएगा। तो अब हम यहां से निकालते हैं, जैसे आप गणित पढ़ते हैं वैसे ही हम यहां से निकाल लेते हैं समाज शब्द को। अभी संक्षेप में करा रहा हूं, ठीक है ना, केवल समझाने के लिए, क्योंकि आज पहला लेक्चर है, फिर बाद में इसका डिटेल्ड एनालिसिस होगा। अब समाज आपने निकाला, तो समाज यानी हम सब लोग जो किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी संबंध के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं,
इसी को हम समाज कहते हैं, यानी जब हमारा एक जुड़ाव होता है किसी न किसी प्रकार से आपस में। अब इसी समाज पर साहित्य लिखा गया, और ये समाज अगर आप देखते हैं तो इस समाज के कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं। तो भाई इस समाज में सबसे पहले एक सामाजिक व्यवस्था होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? अरे भाई, सामाजिक व्यवस्था, एक धार्मिक व्यवस्था होती है कि नहीं होती है? हर एक समाज की अपनी एक धार्मिक व्यवस्था होती है। हर एक समाज की अपनी एक राजनीतिक सोच होती है कि नहीं? राजनीतिक सोच या राजनीतिक व्यवस्था। हर एक समाज की अपनी एक आर्थिक व्यवस्था होती है कि नहीं? ठीक है, होती है कि नहीं? हर एक समाज की अपनी एक वैज्ञानिक उपलब्धि होती है कि नहीं होती है? बोलते जाइएगा। सॉरी, हर एक समाज की अपनी एक वैज्ञानिक उपलब्धि होती है, और हर एक समाज का अपना बाह्य देशों के साथ संबंध भी होता है। बाह्य देशों के समाजों से एक संबंध होता है। जैसे मार्क्स आएंगे तो स्वाभाविक रूप से भारत में भी मार्क्स पर कविता लिखी जाएगी, ये मेरा कहने का मतलब है। तो सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, समाज हमारे यहां कैसे वर्ग में बटा हुआ है, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, जातियों में बटा हुआ है, ढेर सारी जातियां। महिला और पुरुष हमारे समाज की विशेषता, सामाजिक व्यवस्था में, समाज की संरचना में ये सारे एलिमेंट आते हैं। परिवार आता है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। तो अगर हम सामाजिक व्यवस्था के पहले इश्यू पे आए, यानी समाज का पहला जो अंग होता है सामाजिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत वर्ग, जाति, लिंग, परिवार, ये चार चीजें आती हैं मेरे बच्चे। ये जो साहित्य लिखा गया है, जैसे कबीर ने किस पर लिखा? जातियों पर। इसी सामाजिक व्यवस्था के चार एलिमेंट में से एक एलिमेंट जाति व्यवस्था, यानी जो जाति विषमता है हमारे समाज में, जिसके कारण से हम उस समय भी राष्ट्रीय एकता से वंचित थे, और आज भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह जाति व्यवस्था। तो कबीरदास यही तो लिखते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। तो समाज के जो विभिन्न आयाम हैं, जैसे हमने समाज की संरचना से सीखा, वर्ग पर, जातियों पर, लिंग पर, और उसके साथ साथ परिवार पर इन साहित्यकारों ने लिखा है। इसी जाति को रेणु का उपन्यास जब आप पढ़ेंगे, मैला आंचल, तो उपन्यास की शुरुआत ही जाति से होती है। यानी जो वो मेरीगंज का पूरा जोन है जिस पर कविता लिखी गई है, उपन्यास लिखा गया है, उसमें कायस्थ टोला, राजपूत टोला, इस प्रकार से टोला, यानी जाति के आधार पर कैसे गांव का विभाजन है। तो जाति व्यवस्था हर एक रचना में, चाहे वो प्रेमचंद हो, ध्यान से समझिएगा। तो इसका मतलब है कि मैंने हिंदी साहित्य का आईक्यू आईपी का मतलब क्या, कि ये जो जब समाज पढ़ाऊंगा तो आपको एक फ्लोचार्ट आएगा, वो फ्लोचार्ट आप अपनी दीवार पर चिपका देंगे ऐसे करके, और कोई भी साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें जब समाज, मान लीजिए आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, गोदान सर ने सामाजिक व्यवस्था पढ़ाई है, अच्छा यार, वर्ग जाति, अब आप पढ़ रहे हैं, तब तक आपका धर या गुरु, मजा आ गया, वर्ग और जाति वाला पार्ट यहां आ गया है, वर्ग की बात हो रही, महिलाओं की बात हो रही है, मालती और मेहता की बात हो रही है, झुनिया की हो रही है, धनिया की हो रही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा? तो ये है हिंदी साहित्य, यानी ढाई आखर प्रेम का। ऐसे ही मैंने हिंदी साहित्य का आईक्यू आईपी आप सबके लिए तैयार किया हुआ। आईक्यू आईपी नहीं, इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो कोई सा भी, अब सामाजिक व्यवस्था हो गया, अब आप धार्मिक व्यवस्था पे आइए, धर्म के बारे में। अब कबीरदास आप पढ़ेंगे तो धर्म के बारे में कबीरदास क्या कहते हैं, मुझे बताएं आप। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी धर्मों के आडंबरों पर, कर्मकांड पर कठोर प्रहार करते हैं ये मध्यकालीन नवजागरण के अग्रदूत। जैसे आधुनिक काल में नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय माने जाते हैं, वैसे मध्यकाल के नवजागरण के, नई चेतना के, नए ज्ञान के, नई आशा के जो स्रोत हैं, वो कौन? कबीरदास है। तो कबीरदास क्या कहते हैं इस धर्म के बारे में,
सबके ऊपर अटैक, जहां पर भी कर्मकांड है, पाखंड है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा, दिन में रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय, ऐसी पंक्तियां वो लेकर के आते हैं। और सभी के लिए, हर एक धर्म के लिए। हो गया आपका, हुआ कि नहीं हुआ? और इसी धर्म को गोदान में कैसे प्रकट किया गया और इसी धर्म को मैलांचल में कैसे प्रकट किया गया है? दोनों में। एक में पात्र है पंडित दाता दीन गोदान में, और ज्योतकी है मैलांचल में। दोनों ही धर्म के आडंबरी और पाखंड और शोषण के स्वरूप का प्रतीक है। तो धर्म पर टिप्पणी हो रही कि नहीं हो रही? ऐसे ही विस्तार से चर्चा, आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक सोच, हर एक समाज की अपनी एक राजनीति होती है, एक राजनीतिक सोच होती है, और उसी से राजनेता निकलते हैं जो एमपी, एमएलए और पंचायत में अपने अपने स्तर पर नेतृत्व करते हैं। तो यह राजनीति भी हमारे समाज की एक सच्चाई है। समाज के लोग ही तो राजनीति के कर्ता धर्ता बनते हैं, और इसी राजनीति पर विचार साहित्य में किया गया। महाभोज उपन्यास पढ़ेंगे तो महाभोज उपन्यास तो पूरा राजनीति में जो विद्रूपता है, राजनीतिक जो विकृति है, डिस्टोर्शन इसे हम कह सकते हैं, उस विकृति का उदाहरण है। यानी अपराध का राजनीतिकरण, राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, जो आज के समय में राजनीति का सच है, इसे 20वीं शताब्दी में ही, यानी 21वीं शताब्दी के राजनीतिक सच को 20वीं शताब्दी में ही दिखा दिया मन्नू भंडारी जी ने। और ये केवल वही नहीं है, आप गोदान पढ़ेंगे, आप मैलांचल पढ़ेंगे, हर जगह राजनीति है। तुलसीदास में राजनीति है। जब तुलसीदास कहते हैं राम राज्य, तो ये एक ऐसी राजनीति की बात करते हैं जिसमें राम राज्य हो, और कैसा, न ही दरिद्र को दुखी न दीना, यानी ऐसा राज्य जहां कोई ना दुखी हो ना दरिद्र हो। यानी वो जीएस पेपर 1, अगर जीएस की तरफ जाएंगे, गरीबी और विकासात्मक विषय के लिए संकेत दे रहे थे। गरीबी एवं भूख जीएस पेपर 2, समावेशी विकास जीएस पेपर 3, तीनों के लिए संदेश है कहां पर? तुलसी की इन पंक्तियों में। और उतना ही नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये दोनों की तरफ तुलसीदास अपनी इस एक पंक्ति के माध्यम से संकेत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मजा आया कि नहीं मजा आया बच्चे? तो ये आनंद है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, आप सब नई पीढ़ी के हैं। हमारी आदत क्या होती है? हम अपना फेवरेटिज्म तय कर लेते हैं, हम इनको पसंद करते हैं, हम इनको नहीं करते हैं, या कुछ भी, या कोई बहुत सीनियर है, कोई बहुत जूनियर है। नहीं, हमेशा लॉजिक। यार, यूपीएससी आपसे खुद निबंध लिखवाता है, विजनरी डिसीजन, दूरदर्शी निर्णय, और बट उसमें वो खुद लिखता है विजनरी डिसीजन तभी लिए जा सकते हैं जब आपका इंट्यूशन एंड लॉजिक स्मार्ट, यानी अंतर्ज्ञान भी और तर्क भी। तो अंतर्ज्ञान और तर्क का इस्तेमाल कीजिए, फेवरेटिज्म नहीं। और आप विश्वास करें कि आप तहलका मचा सकते हैं। और हम लोग हिंदी मीडियम में, आप विश्वास करके देखें, अंडर 100 कहना अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन हम 50-50 का रेशियो भी बना सकते हैं। यह नहीं कि हिंदी मीडियम में क्या है क्या नहीं। हिंदी साहित्य एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको इस मीडियम में अंडर 100 लाने में सक्षम है। आप 330-40 नंबर तक उठा सकते हैं। 344 नंबर अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर जो आया हुआ है, वो 344 नंबर किस बच्चे को आया हुआ है? प्रदीप कुमार द्विवेदी जी। अभी आगे उनका नंबर लिखा हुआ, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, इंजीनियर है। सोच लीजिए आप। निशान जैन जी 313 नंबर थे शायद, अभी है, उनका भी नंबर लिखा हुआ है 313-15 के बीच में। सोचिए, वो अभी तक हिंदी साहित्य में सबसे अधिक हिंदी माध्यम के नंबर पाने वाले हैं, और वो प्रदीप कुमार द्विवेदी जी 344, 344 नंबर। आप विचार कीजिए, आप विचार कीजिए, तो आपको कैसे विचार करना है? आई थिंक कि सब बच्चों को क्लियर हो गया। ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। मैंने नाम क्यों रखा? क्योंकि हम इस विषय को इतना सरल बना देंगे कि आपको केवल और केवल इस हिंदी साहित्य के आनंद रस का पान करना होगा। आपको आपके दिमाग से सारा बोझ निकाल लूंगा। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, मैं ही पढ़ाता हूं, किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है जिससे वहां एफडीआई आए, इन्वेस्टमेंट आए। उसी प्रकार से ईज ऑफ स्टडिंग भी होना चाहिए कि बच्चा पढ़ने बैठे तो उसको आनंद आए, बोझ ना लगे। आप सब हिंदू फॉलो ही कर रहे हैं और भी सेशन फॉलो ही कर रहे हैं, तो आनंद में है। उम्मीद करता हूं कि आप सब और इसका आनंद ले पाए। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया कि बैच का नाम ये क्यों है, और फिर इसके अभी बहुत से पार्ट हैं, वो मैं
विस्तार से डिस्कस करूंगा जब क्लास आएगी। अब आता है क्यों हमें हिंदी साहित्य ऑप्शनल को लेना चाहिए। ये बड़ा अच्छा विषय है कि हम हिंदी साहित्य को एज अ ऑप्शनल क्यों लें। देखिए, पहली चीज तो हिंदी साहित्य को ऑप्शनल के रूप में लेने का जो आधार बनाती है वो है अधिकतम अंक। कोई सा भी आप ऑप्शनल ने, पहला ये नहीं होना चाहिए। बच्चे मुझे भी मैसेज कर देते हैं कि सर हिंदी साहित्य, सॉरी सर जो है मेरा बीए में ये था, एमए में ये था, तो मैं सोच रहा हूं कि यही ले लूं। सीधा अब मैं क्या बोलूं भाई, मना भी नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं मना कर सकता? क्योंकि मना करूंगा तो खफा हो जाएंगे, सर तो केवल अपने विषय की बात कर रहे। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। हिंदी साहित्य या कोई भी ऑप्शनल चूज करते समय, अभी आप हटा दीजिए हिंदी साहित्य, ऑप्शनल चूज करते समय पहली शर्त होनी चाहिए मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक क्या उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपका बीए में क्या था, एमए में क्या था, क्या है, इसको क्रॉस कर दीजिए। इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है बीए में एमए में क्या था, क्योंकि आपको भी पता है कि आप बीए और एमए किस स्तर की पढ़ाई करके, अब आगे मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, क्यों बच्चों 10 क्वेश्चन, वो पढ़ के आप बीए में पास कर, और आप सोच रहे यूपीएससी के रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन को आप टैकल कर पाएंगे अपने उस बीएमए की पढ़ाई से। अगर ऐसी आपकी पढ़ाई, तब तो भाई उसको सलूट है, इधर से भी दोनों हाथों से। लेकिन मुझे तो नहीं लगता। हमने भी बीएमए किया, यूपीएससी के लिए हिस्ट्री से मैं ग्रेजुएट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, उसके बाद उसी से मैंने जो है नेट क्वालिफाई किया है, सब कुछ हिस्ट्री से। लेकिन जब मैं इलाहाबाद से निकल के आया दिल्ली, जब वाडी मिश्रा सर की स्वर्गीय जब मैंने क्लास ली, देन मुझे समझ में आया, अच्छा इतिहास ऐसा होता है क्या। इसलिए सोचना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, तो अधिकतम अंक ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है? अधिकतम अंक पहली चॉइस होनी चाहिए कि आपका मीडियम और उसमें आप अधिकतम अंक किसमें, तो पहला ये होना चाहिए, यानी बीएम में आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों जो चीज होनी चाहिए कि कंटेंट, यानी किस भाषा में, कंटेंट का मतलब किस भाषा में तुलनात्मक रूप से कंटेंट अवेलेबल है, तुलनात्मक रूप से, यानी किस भाषा में तुलनात्मक रूप से कंटेंट अवेलेबल है, किस भाषा। तुलनात्मक मतलब कि आपने एक सब्जेक्ट लिया एक्स, अब आपको पता है कि यार इस सब्जेक्ट में मैं हिंदी मीडियम में हूं, बट हमारे सामने जो 1000 सीट है उसमें तो ये नहीं लिखा होता कौन हिंदी मीडियम का कौन, उसमें तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। तो मेरा ये सब्जेक्ट जो मैं पढ़ रहा हूं, ये बड़ा अपडेट वाला पेपर है, और इसमें हमारा कॉम्पिटिटर कहां खड़ा है। तब आपको अंदर से आवाज आएगी, अरे नहीं भैया वो सब्जेक्ट लेना ही नहीं है जिसमें कॉम्पिटिटर के पास हमसे बेहतर कंटेंट अवेलेबल है। ये दूसरी चीज होनी चाहिए मेरे बच्चों। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? तीसरी चीज होनी चाहिए मेंटर। आपकी पसंद वसंद मैंने नहीं डाला। बहुत जगह होता है ना, कहा जाता है जिनका सिलेक्शन हो चुका, अब देखो सिलेक्शन के बाद वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हम लोग हर साल ना जाने कितने बच्चों के सिलेक्शन के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम अपने बच्चों के आधार पर ये कह सकते हैं, बाद में कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेंटोर, यानी अगली चीज होती है मेंटोर। एक चीज आती है हमारी पसंद, पसंद अंतिम में होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी की तैयारी आप ग्रेजुएशन में कुछ भी पढ़े। ऐसे तो क्या होना चाहिए, हमारी पसंद। जितने आईआईटीएन हैं तब तो सबको अपना इंजीनियरिंग रखना चाहिए, लेकिन उसमें मुझे लगता है जो एक, अगर मैं अपुष्ट डेटा है और आप सब भी इससे एग्री करेंगे, मैक्सिमम बच्चों का जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईआईटी वाले, पीएमटी वाले, आईएम वाले, वो सब ह्यूमैनिटी रखते हैं। कोई पीएसआईआर रख रहा है, कोई हिस्ट्री रख रहा है, कोई एग्रीकल्चर रख रहा है, जैसे अपनी स्टूडेंट रिदम ने एग्रीकल्चर रखा, जबकि वो एमबीबीएस डॉक्टर है। अब बताओ, मेरे ही साथ रह करके उन्होंने पूरी तैयारी की, उनको मैंने एग्रीकल्चर की भी पूरी तैयारी कराई, नॉट सिंगल। तो कहने का मेरा मतलब क्या है
कि पसंद वसंद बाद की बात है भाई। ये जो लोग कह देते हैं ना कि आपको पसंद होना चाहिए, और नए उम्र के बच्चे हिंदी मीडियम वाले एकदम ये समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि यार जो ये सिलेक्ट हुआ, हो सकता है कि उनके लिए वो स्ट्रेटजी काम आ जाए, लेकिन क्या आपके लिए काम करेगी? तो आपको जब इतने पॉइंट दिए जा रहे हैं तो प्लीज इस पर विचार कीजिए कि मेंटर आपका ताकतवर होना चाहिए, आपकी पसंद नहीं। अगर मेंटर अच्छा है तो किसी भी सब्जेक्ट को मिश्री की तरह घोल करके आपको पिला सकता है। भाई मेरा हिंदी साहित्य नहीं रहा, लेकिन मेरे चारों अटेम्प्ट में मेरा हिंदी साहित्य रहा, उसी विषय से मैंने इंटरव्यू दिया, मेंस में अच्छे नंबर ला करके। तो कहने का मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब यह है कि आपका विषय क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो खुद आपके सामने उदाहरण के रूप में खड़ा हूं। हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल हुआ करते थे मेंस में, तो मेरा एक हिंदी था और एक हिस्ट्री था। हिंदी लिटरेचर चारों अटेम्प्ट में मेरे। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो ये हो गया आपका अधिकतम अंक, कंटेंट और मेंटरशिप। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी ऑप्शनल चूज करते समय आप ये चूज करें, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी है वो है कंटेंट, यानी कंपेयर करिए तुलनात्मक रूप से कि कौन आपसे बेटर स्थिति में है या कौन आपसे बेटर स्थिति में नहीं है। ये 3 पैरामीटर आपके दिमाग में होना चाहिए। मेरी पसंद वाला पैरामीटर मैं डिलीट कर चुका हूं, बस बोल इसलिए रहा हूं कि भाई चलो ठीक है, आपकी पसंद है तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। जिनको भी अपनी पसंद पर गर्व होगा वो ध्यान से सोचेंगे कि आपने जो पढ़ा उसका यूपीएससी का पीवाईक्यू खरीदिएगा ऑप्शनल का, और मैच करिएगा जो आपने पढ़ा क्या केवल नाम, प्लेटो, अरस्तु, केवल नाम के अलावा जो यूपीएससी पूछ रहा है विश्वास करिएगा उसके इर्द गिर्द भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का कंटेंट नहीं है। आप केवल मैकियावेली का, मंटेस्क्यू का या किसी भी सब्जेक्ट केवल आपको नाम पता है बस, तो आपको लगता है कि यार हम फ्रेंडली हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आप मेरा 20 वर्षों का अनुभव है, 10 वर्ष की तैयारी और 10 वर्ष तक लगातार कोचिंग देने का, 5 साल से आपके सामने यूट्यूब पे हूं। जो नए बच्चे होंगे एक बार नाम डालिएगा तो कम से कम 5,000 तो वीडियो मेरे होंगे ही होंगे, अनअकैडमी और अड्डा मिला करके 5,000 से ज्यादा लेक्चर मैं यूट्यूब पे दे चुका हूं। क्या बच्चों ये सही कह रहा हूं कि नहीं? पिछले 5 सालों में 5,000 से ज्यादा। तो जो नए बच्चे होंगे उनको, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ये उनके लिए है, क्योंकि आपको लगेगा कि ठीक है, एक बार आप सर्च करिए सुनील अभिव्यक्ति डाल करके और फिर कितने वीडियोज आएंगे, 5,000 से ज्यादा। ठीक है, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं 5,000 से ज्यादा कि बहुत गहरा एक्सपीरियंस है, बहुत सिलेक्शन कराने का एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा रिजल्ट करने का एक्सपीरियंस है सबसे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं। तो दूसरा हो गया कि क्यों हम हिंदी साहित्य पढ़ें। तो हिंदी साहित्य में अधिकतम अंक लाने की गुंजाइश है, यानी 344 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। इतना आया हुआ रिकॉर्ड बनते ही है तोड़ने के लिए, बट 300 एवरेज मार्क्स आप ला सकते हैं, आप अगर अच्छी तैयारी करते हैं। ठीक है, चाहे रवि शिहाग हो इसके आसपास थे, दिव्या तंवर हो इसके आसपास थे, ठीक है, सुनील धनवंता जी वो भी इसके आसपास थे। जितने भी टॉपर आप देख सकते हैं सबका हिंदी साहित्य ही है। तो ये आप यहां से देखें। और इस बार मेरी स्टूडेंट है हर्षिता, वो भी इंटरव्यू दे रही हैं और घर पे रह करके उन्होंने पढ़ा, यानी ऑनलाइन मोड में पढ़ाई किया। मुझे उम्मीद है कि हिंदी साहित्य में उनका भी बेहतर मार्क्स होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने। ठीक है, और तो अधिकतम अंक कंटेंट और मेंटर के रूप में, कंटेंट हिंदी साहित्य में भाई साहब गजब का ही अवेलेबल है ना, इसमें बहुत ज्यादा अपडेट की आवश्यकता है ना बहुत ज्यादा, और मैं खुद ही इतना अपडेट करता हूं तो आपको। मेंटर अगर मुझे पसंद करते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी आप जैसे चाहें जोड़ सकते हैं। तो दूसरा चीज हो गया। अब तीसरा आता है टॉपर्स का जो भी ऑप्शनल का मार्क्स होता है, जिससे हम पकड़ेंगे ऑप्शनल गॉड है मेरे प्यारे बच्चों, और फिर 2024 का पेपर। तो चलिए अब यहां से यानी आगे बढ़ते हैं। रैंकर्स ईरा सिंघल 2014 के, मैं फर्स्ट रैंकर का एग्जांपल आप सबके सामने रख रहा हूं। तो ईरा सिंघल का रैंक 1 आप देख सकते हैं लगा 2014 में, और ऑप्शनल में जरा नंबर आप जोड़ करके देखिए, 8 7 15 यानी 5 6 3 9 1 10 1 305 मार्क्स देख रहे हो, यानी 305 नंबर। और एक पेपर में चढ़ा के नंबर मिला, एक में कम मिला, यानी यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि अगर हम एक पेपर को बवाल टाइप का तैयार करें, यानी जो मैं प्रीलिम्साथॉन में आप सबके समझ प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी लेके चल रहा हूं, प्रीलिम्स यानी आधारशिला में जो भी पढ़ाता हूं, सेम वैसी स्ट्रेटजी यहां भी चल रही है, याद रखिएगा।
कि हम पहले एक पोर्शन पर कमांड करेंगे, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, और बड़े ही साइंटिफिक ढंग से 305। देखिए रैंक लगवाने में कितना बड़ा रोल है, आप देख सकते हैं ऑप्शनल ए से और एथिक्स का, जीएस पेपर 4 का। ए से में 160 नंबर है और एथिक्स में 130 नंबर है, जरा आप देख लीजिए। पेपर 1 में 103 है, पेपर 2 में 122 है, पेपर 3 में 95 है। आप जरा इन नंबर्स का एनालिसिस करिएगा, जितना मैं बता दे रहा हूं उसके अलावा अपने भी ढंग से कि ऑप्शनल का क्या रोल हो सकता है आपकी लाइफ में। किसी भी पेपर में 250 में इनको 168 नंबर मिला है, जरा बताना मुझे। किसी में नहीं, जीएस 1 2 3 4 की बात कर रहा हूं, इसे नहीं। किसी में मिला? नहीं मिला। क्या किसी में उनको 137 नंबर मिला है? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में नहीं मिला है। और इसी के आधार पर आगे भी ऐसे हटा दे, चूंकि ऐसे अलग है। बट हम लोग जितना जीएस पर फोकस करते हैं, जीएस पेपर 1 2 3 4 कोचिंगों में 1 साल 2 साल, क्या हम उतना गहराई के साथ ऑप्शनल पर फोकस करते हैं? पढ़ाना नहीं, बच्चे को पढ़ाना नहीं है, यानी डे 1 से आंसर राइटिंग आनी चाहिए हमारी क्लास में। डे 1 अगर मैंने कबीर का रहस्यवाद पढ़ाया, तो आप जब क्लास से जाएंगे तो आप जो पीवाईक्यूज है उसको, मैं नहीं कह रहा हूं कंप्लीट आंसर, लेकिन उस पीवाईक्यू को कम से कम 20 to 25% लिखने की स्थिति में आ जाएंगे डे 1 में। और यही मेरी अप्रोच रहती है। अब ऑप्शनल इधर आइए, देखिए टीना डाबी, फिर वही चीज। क्या 128 नंबर 250, इसका भी 250 250 जीएस पेपर 1 2 3 4। क्या किसी पेपर में 128 इनको मिला है जीएस 1 2 3 4 में? क्या किसी में 171 मिला है जीएस 1 पेपर 2 3 में? इसका मतलब मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं कि आप 250 मार्क्स देखिए ऑप्शनल में, इसको ऐसे एनालाइज करिए कि 250 नंबर का एक पेपर होता है सब, यानी चाहे ऐसे हो, जीएस हो, व्हाटएवर। तो मैं जीएस से कंपेयर करा रहा हूं ऑप्शनल को, कि क्या किसी भी एक पेपर में जितना ऑप्शनल में मिलता है उतना जीएस पेपर 1 2 3 में मिलता है, जबकि मार्क्स तो 250 सब में। आंसर कीजिए। आप कहेंगे नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा नहीं है तो फिर ऑप्शनल गॉड हो रहा है कि नहीं, और आप स्वयं विचार कीजिए। ऐसे ही ऑप्शनल देखिए 164, क्या इनको किसी जीएस पेपर 1 में 164 आया है 1 2 3 4 में? क्या 167 कहीं आया है? रैंक 1 2016 नंबर आप देखिए 819729 299, यानी जिनका भी 300 है, समझिए उन्होंने कहानी रची। अब इनका देखिए 7 4 11 6 6 12 1 13 1 331 नंबर इनका आया, यानी रैंक 1 331 ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल गॉड कैसे, ऑप्शनल भगवान कैसे? अब इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने रख रहा हूं। अनुदीप दुर्शेट्टी, रैंक 1 2017, ऑप्शनल का नंबर क्या इस 250 में 171 पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 में आया? क्या 147 जो इनको ऑप्शनल के सेकंड पेपर में मिला वो पेपर 1 2 3 4 जीएस में आया? नहीं आया। अब इसको काउंट करिए, 7 1 8 7 4 11 318 नंबर। अब आप देख सकते हैं, यानी जिनकी भी रैंक लग रही है। फिर इसके बाद कनिष्क कटारिया, रैंक 1। अब इनका भी आप देखिए, क्या 170 जीएस पेपर 1 2 3 4 किसी में आया? क्या 191 किसी पेपर में आया? 1 9 7 16 3 361 मार्क्स आए हैं कनिष्क कटारिया, रैंक 1। यानी ऑप्शनल के दम पर इन्होंने अपनी रैंक सुनिश्चित कर ली। इसी प्रकार से प्रदीप सिंह का आप देख सकते हैं, क्या किसी पेपर में, यानी ऑप्शनल 1 में 148 आया, ऑप्शनल 2 में 145, किसी में भी इनका 148 145 आया है चारों पेपर में। हाँ, इनका जीएस पेपर 4 में अनएक्सेप्शनल, यानी एक आपवादिक स्थिति, इतना नंबर जल्दी किसी को मिलता नहीं, इनको बहुत भयंकर नंबर मिला। तो आप यहां से देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से शुभम कुमार 2020, इनकी रैंक देखिए, ऑप्शनल देखिए और ये चारों पेपर देखिए, तो 0 हो गया, 7 5 12 2 1 1 320 नंबर इनको मिल गया, 320 मार्क्स मिला, यानी ऑप्शनल गॉड हो रहा है। फिर ऐसे 2021 की टॉपर श्रुति शर्मा, आप देख सकते हो इनको ऑप्शनल में कितना मिल रहा है, 6 5 5 10, यानी 306 नंबर। फिर इसी प्रकार से आप देखिए इशिता किशोर, रैंक 1 ऑप्शनल 147 166, जरा आप देखिए 7 6 13 6 4 10 1 11 313 नंबर, 313 मार्क्स, यानी जितने टॉप कर रहे हैं सबका ऑन एन एवरेज नंबर 300 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आइए जरा हिंदी मीडियम के रैंकर्स की बात करते हैं। तो निशान जैन जी 13th रैंक रही यूपीएससी 2014 में, इनका जरा ऑप्शनल का मार्क्स देखिए, 7 6 13 3 6 4 10 1 11 1 1 313 नंबर आप देख सकते हैं। 166 147 किसी भी, देखिए इनका जीएस पेपर में क्या हालात है, पेपर 1 में 89 नंबर देख सकते हो, पेपर 2 में 88, पेपर 3 में 77, कितने
कैसा, मतलब आप देख सकते हो एवरेज से भी कम मार्क्स हैं, यानी ऑलमोस्ट आप ऐसा समझिए 33% मार्क्स हैं ये तीनों, और ये तो 33% भी नहीं है जीएस पेपर 3, लेकिन ऑप्शनल ने इनका गेम बना दिया, यानी ऑप्शनल इथिक्स और एसे ने क्या बना दिया, ऑप्शनल इथिक्स और एसे ने। तो आप देख सकते हैं, तो यही तीन विषय होते हैं जो आपकी लाइफ को बदलते हैं, ऑप्शनल इथिक्स और एसे। लेकिन हम सब विषय पर उतना ही जोर दे रहे हैं, खासकर हम जीएस पर इतना जोर दे रहे हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, ऑप्शनल तो छोड़िए, एसे की कितनी क्लास आपने अपनी लाइफ में ली होगी, जबकि वो 250 नंबर का है। हम लिख लेंगे, नंबर आ नहीं रहे, ठीक है। लेकिन चलिए, गंगा सिंह, इनकी देखिए आप 156, 159, 9 6 15, 5 5 10 1 11 3, 315 नंबर आप देख सकते हैं इनके आए। जीएस में देख सकते हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो यानी ऑप्शनल। और प्रदीप कुमार द्विवेदी जो इंग्लिश मीडियम के थे, उनका था हिंदी साहित्य में 244 मार्क्स, और ये देख सकते हैं हिंदी मीडियम में, ये हिंदी साहित्य इनका ऑप्शनल है, और इनका भी ऑप्शनल है, गंगा सिंह का भी क्या है, हिंदी साहित्य, यानी इन दोनों का ऑप्शनल हिंदी साहित्य ही। तो इसका मतलब हिंदी साहित्य एक बेहतर ऑप्शनल है। जो लोग रैंक लगा रहे हैं उसमें अभी रवि सिहाग जी, सुनील धनवंता जी, इनका नाम नहीं, उनका भी नाम आप ऐड कर सकते हैं, दिव्या तंवर का नाम आप ऐड कर सकते हैं। सबका हिंदी साहित्य रहा, पढ़ने का स्रोत कुछ भी रहा हो, लेकिन सबका हिंदी साहित्य रहा, यह बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो इसका मतलब एक हिंदी साहित्य अपने आप में एक ऐसा विषय है जिस पर अगर हम अच्छे ढंग से विचार करें तो एक बहुत बड़ी जर्नी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, यानी अभी तक हमने डिस्कस किया कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए यह बैच नाम मैंने क्यों रखा, वो मैंने स्पष्ट किया आपको कि मैं बहुत सरल ढंग से यह विषय आप तक पहुंचाऊंगा, और ना केवल सरल ढंग से पहुंचाऊंगा, अपितु साथ ही जितने भी पीवाईक्यू है सबका सॉल्व दूंगा डे 1 से, नॉट कि आपको वेट करना है। ये सारी बातें हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया कि भाई ऑप्शनल क्या लेना चाहिए, और फिर मैंने आपको बताया कि भाई ये 3-4 क्राइटेरिया होते हैं, और उसमें क्योंकि हिंदी साहित्य उन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो स्वाभाविक आपको इसकी तरफ जाना चाहिए अगर आप नए हैं। फिर हमने टॉपर्स का जिक्र किया कि मतलब अगर आप एक्चुअल में सपना ले, और ऑब्वियस अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको हमेशा नंबर 1 रैंक पर आंख रखनी चाहिए, जो मिले नंबर 1 मिले या कोई और मिले, लेकिन नंबर 1 पर रखेंगे तो आप गिरते गिरते घुस जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जो लोग केवल तैयारी करने आ रहे हैं, हम चल रहे यूपीएससी की तैयारी करने, फिर वो तैयारी करते रहेंगे। तो ये चर्चा हुई, यानी टॉपर्स के मार्क्स की ऑप्शनल गॉड है, यानी ऑप्शनल भगवान है। इस चीज को अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है। ऑप्शनल भगवान है के बाद स्वाभाविक अब अगली चर्चा हो रही है सिलेबस की, कि सिलेबस इसका क्या है। आज सिलेबस पर बात करेंगे, और फिर स्वाभाविक रूप से इस सिलेबस का IQIP करेंगे कि ये सिलेबस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए सिलेबस दिखेगा इतना बड़ा, लेकिन एक्चुअल में सिलेबस है इतना छोटू सा, वो भी आपको सिखाएंगे। तो जैसे हम प्रश्न पत्र 1 में आते हैं, या मैं आपको पहले एक चार्ट बना देता हूं, फिर आते हैं आपको सिखाते हैं। जैसे अगर हम सिलेबस की बात करें या पाठ्यक्रम की बात करें, सिलेबस की बात करें या पाठ्यक्रम की बात करें, तो स्वाभाविक है ऑप्शनल यानी प्रश्न पत्र 1 होगा, और उसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र 2 होगा, यानी प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में पहला खंड होगा भाषा खंड, और दूसरा होगा साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास, ठीक है। यहां से कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 8 में से आपको 5 प्रश्न करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना। क्या करना है, 8 में से आपको 5 प्रश्न करने, लेकिन ये 5 प्रश्न कहने को 5 होते हैं, अपने आप में ये बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे 5 टिप्पणियां होती हैं 10-10 अंकों की, 5 टिप्पणियां होती हैं दोनों में, यानी भाषा खंड में भी टिप्पणी होगी जिसकी संख्या 5 होगी, और साहित्य के इतिहास में भी टिप्पणी होगी जिसकी संख्या 5 होगी।
और ये दोनों जो है क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं, आपको करना ही करना है, यानी इसको आप स्किप नहीं कर सकते, यानी जो और ऑप्शन आपको दिए गए हैं आप उस तरफ नहीं जा सकते। पहला और पांचवा क्वेश्चन अनिवार्य होता है, यानी 4 क्वेश्चन यहां आएंगे, 4 क्वेश्चन यहां आएंगे, ठीक है, क्लियर बच्चों? 4 क्वेश्चन यहां आएंगे और 4 क्वेश्चन वहां आएंगे, ठीक है? ये सब आप लोगों ने देखा, एक बार बच्चे बताएं, एक बार आप सब लोग बताएं, ये सारी पिक्चर क्लियर? जो बच्चे भी क्लास में मौजूद हैं, अंजनी, कल्पना, नम्रता, एक बार बताएं आप लोग, ये सारी चीजें क्लियर हैं? एनी डाउट? तो ये हो गया, यानी अब आपको चूज करना है कि आप भाषा खंड से 3 क्वेश्चन करेंगे या साहित्य के इतिहास से 3 क्वेश्चन करेंगे। तो वो तैयारी के अनुक्रम में हम आपको सिखाते हैं, जो पार्ट आपका ज्यादा मजबूत होता है। अगर भाषा खंड आपका बहुत अच्छा नहीं हो पाया तो साहित्य के इतिहास से करेंगे, और अगर साहित्य का इतिहास नहीं हो रहा और भाषा खंड आपका बहुत अच्छे से हो रहा है तो भाषा खंड से करेंगे। सिंपल सी बात है, नंबर लिखने पर मिलता है। पहले हम लोग कोशिश करते थे भाषा खंड, जैसे मैं अपने टाइम में स्वयं भाषा खंड पे 3 क्वेश्चन लिखा, लेकिन आप कहीं से भी लिखें, मैंने देखा है कि आपकी लिखावट अच्छी हो तो नंबर आपको मिलते हैं, सिंपल सी बात है। तो वो हम आपकी तैयारी के आधार पर बताएंगे कि 3 क्वेश्चन कहां से करने हैं और 2 क्वेश्चन कहां से करने हैं, यानी यहां से करने हैं या यहां से करने, वो जब तैयारी होगी। तो पहली चीज मैंने बताया, 8 प्रश्न आते हैं, जिसमें से पहला 5वां अनिवार्य, बाकी के 3 क्वेश्चन करने होते हैं, और एक सेगमेंट से स्वाभाविक रूप से आप 3 करेंगे, 1 से 2 करेंगे। अब आता है कि ये जो 3 क्वेश्चन आते हैं ये 3 खंड में होते हैं बच्चे। ये इसकी वजह से हमारे टाइम में सिलेबस में कुछ स्किप किया जा सकता था, हमारे टाइम में सिलेबस में कुछ स्किप किया जा सकता था, आपके टाइम में आप सिलेबस में कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दिया, एक क्वेश्चन, हमारे टाइम में क्या होता था कि एक क्वेश्चन आया 600 वर्ड में हमें लिखना होता था, तो हम 5 क्वेश्चन ऑब्वियसली ऐसा प्लान होता था पीवाईक्यू देख करके, कुछ छोड़ देते थे तब भी फंसा लेते थे। आप में क्या है कि आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2025 में मुझे मेंस लिखना, तो 24 में जो साहित्य में आया रहता था वो क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते थे और 25 में अटेम्प्ट करते थे। अब आप छोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एक खंड में 3 क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए आपने छोड़ दिया तो आप एक क्वेश्चन भी गया तो आपका, तो 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ABCD, आप ऐसा कर लीजिए। एक प्रश्न में 3 प्रश्न होते हैं, एक होता है 20 नंबर का, 2 होते हैं, ठीक होता है 15-15 नंबर के, 15-15, 30 और 20, 50। अब आप विचार कीजिए, तो इसका मतलब है कि अब आप सिलेबस में कुछ भी छोड़ नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा हर एक सिलेबस के साथ है, केवल हिंदी के साथ ये नहीं है। ठीक है बेटा? तो साहित्य के इतिहास यानी भाषा खंड और साहित्य का इतिहास, दोनों में मेरे पास फार्मूले हैं। फार्मूला मतलब भाषा खंड को पढ़ने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला बताऊंगा। जैसे मैंने हर जगह पर काम कर रखा है जिसमें आपको मजदूर वाली मेहनत ना करनी पड़े, स्मार्ट ढंग से मेहनत करना पड़े। ठीक है? फार्मूला अब आपको संक्षेप में बताऊं तो जो भाषा खंड होती है बेटा, ये जो आप व्याकरण पढ़ते हैं ना, वही है ये। जो आज आप व्याकरण पढ़ते हैं ये वही है। बस आपको बताना है कि संस्कृत से जब भाषाएं सरल हुई तो अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी, ये जो भाषाएं हैं, और बेटा यही 5 भाषाएं, और जो भी हिंदी की जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, दक्कनी हिंदी, ये 5-7 हैं जो आपको थोड़ा सा टफ लग सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपको रटना पड़ता है। बट इसके बाद तो फिर भाषा खंड भी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इतना सरल है ना, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास बहुत सरल है। अब आप कहेंगे अच्छा सर आपका ये अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी सब कठिन है सर। हम कहेंगे नहीं भैया, सब में फार्मूला है। आइए एक छोटा सा आपको नमूना दिखाता हूं। पढ़ना यानी डे 1 से आपका आंसर स्ट्रक्चर यहां क्लियर है। डे 1 से आंसर का स्ट्रक्चर क्लियर है। अभी आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहा हूं, और आप जरा ध्यान से गौर फरमाइए कि फार्मूला कैसे। अरे बच्चे, कोई भी भाषा आती है, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, व्हाटएवर, तो पहली चीज आपको क्या लिखना होता है किसी भी भाषा में? एक तो परिचय हो गया, ऑब्वियस है, जैसे आपका हमारा परिचय, वैसे भाषा का परिचय, परिचय कि भाई कहां से आई, इसका साहित्य का स्रोत क्या रहा, इसका समय क्या रहा, सिंपल। दूसरी चीज होती है, और ये आंसर का फॉर्मेट रेडी हो रहा है डे 1 से। दूसरा होता है, मेरे हर एक भाषा की अपनी ध्वनि होती है ना, ध्वनि संरचना, जो मैं बोल रहा हूं, जैसे छोटा, बड़ा,
तो पहला होता है ध्वनि संरचना लिखना होता है, यानी छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये जो आपने पढ़ा। फिर इसकी तीसरी चीज होती है व्याकरणिक संरचना। देख रहे हो बेटा, यही जो आप पढ़ते हैं व्याकरणिक संरचना, जो आप व्याकरण पढ़ते हैं। ध्वनि के बाद आपका आता है व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक। ये हो गया व्याकरणिक। हर एक भाषा की स्ट्रक्चर सब में एक रहेगा, केवल एग्जाम्पल बदलेंगे बस। और फिर इसके बाद चौथा होता है शब्दकोश इसका, मेरे प्यारे बच्चों। शब्दकोश यानी इसमें संस्कृत के कितने शब्द हैं, तत्सम का इसमें क्या है, तद्भव का क्या है, देशी भाषा जो स्थानीय भाषा होती है, विदेशज भाषा, देख सकते हैं। यानी स्ट्रक्चर क्लियर। पांचवा पॉइंट होता है इसका साहित्यिक योगदान, यानी इस भाषा में कौन कौन सा साहित्य लिखा गया। जैसे आप ब्रज भाषा पढ़ते हैं तो स्वाभाविक उसमें कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, सूरदास का भ्रमर की सारा, ऐसी बहुत सी रचनाएं। तो साहित्यिक योगदान, तो साहित्यिक योगदान में पद्य साहित्य में कौन सा योगदान, गद्य साहित्य में कौन सा योगदान, ये आपको लिखना है। बस खत्म हो गया। तो हर एक टॉपिक का मेरे पास फार्मूला है। और जैसा स्टार्टिंग में दिखाया, जो समाज वाला मैंने डायग्राम बनाया था, वो साहित्य के इतिहास में एप्लीकेबल होता है। वो डायग्राम साहित्य के इतिहास में, ये डायग्राम भाषा खंड में कहानी के लिए। और बेस्ट टू बेस्ट नोट्स, आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं। तो ये हुआ पेपर का स्ट्रक्चर, भाषा खंड और साहित्य का इतिहास। ऐसे ही प्रश्न पत्र 2 की तरफ अगर हम जाएंगे तो सेम इसमें भी प्रश्न पत्र 2 के अंदर भी आपको 2 खंड मिलते हैं। एक मिलता है पद्य खंड मेरे प्यारे बच्चों, और एक मिलता है गद्य खंड मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन बड़ी मजेदार चीज है, सिलेबस अभी आपके सामने रख रहा हूं, तो आप देखिएगा कि कैसे पद्य खंड और गद्य खंड आपस में मिले हुए हैं। यानी अगर हम पेपर 1 का ये साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं मेरे बच्चों, इसी के साथ आपका पद्य खंड तैयार हो जाएगा, इसी के साथ आपका गद्य खंड तैयार हो जाएगा। 98%, नॉट केवल 2% अलग है। आप कहेंगे सर दिखाइए, आइए जरा आपको यही चीज दिखाता हूं। सेम इसमें भी टिप्पणी में जो पद्य खंड है, तो पद्य खंड की व्याख्या आती है और गद्य खंड की भी व्याख्या, यानी 4 क्वेश्चन सेगमेंट ए में, 4 क्वेश्चन सेगमेंट बी में। पहला और 5वां अनिवार्य है, यानी दोनों व्याख्याएं आपको करनी है। उसके बाद आपके ऊपर होता है, पद्य खंड में कंफर्ट है तो वहां से 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, यानी 3 क्वेश्चन कर लीजिए। और अगर कंफर्ट आप गद्य खंड में तो गद्य खंड से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है। आप बेहतर एग्जाम्पल से अपनी बात जस्टिफाई करते हैं तो किसी भी खंड में आपको ऐसा नहीं होगा कि हम इसी को लिखें, ऐसी कोई मजबूरी नहीं। सिंपल सी बात। यहां तक की पिक्चर क्लियर होगी। एक बार सब बताएं मुझे, नीतीश चौबे, शिल्पा विजय गायकवाड़, यानी ये पिक्चर क्लियर हो गई सभी की, कि यानी सिलेबस में क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सबसे पहले प्रश्न पत्र 1 में, ये भाषा खंड है। तो भाषा खंड में एक बार अगर आप निगाह डालें तो वही सारी बातें जो मैंने बताई, देख सकते हैं। अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप, यानी वही ध्वनि संरचना, व्याकरणिक संरचना। मध्यकाल में ब्रज और अवधि का कैसे विकास हुआ, यानी एक भाषा है। फिर सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का, यानी वही भाषा का जो मैंने चार्ट बनाया। अब वहां तक थोड़ा बहुत टिपिकल होता है, इतना हलवा। अब ये जो आएगा चौथा, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का। बच्चे इसमें जैसे आप इतिहास कहानी पढ़ रहे हैं ना, वैसे कहानी पढ़नी कि खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, किसका योगदान रहा, कौन सी पर्सनालिटी, कौन सी संस्थाएं, बहुत ही। फिर हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, यानी जो आज की भाषा है वो कैसे मानक भाषा के रूप में आगे बढ़ी और किसका क्या योगदान रहा है, बाल गंगाधर तिलक से लेकर के दामोदर सावरकर तक, ठीक है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, ये सब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब बहुत इजी है। फिर भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, बहुत सरल एकदम से। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, यानी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में, कंप्यूटर के एरा में हिंदी भाषा कैसे अपने आप को ढाल रही है, एकदम। हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध, ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, थोड़ा कठिन। और ऐसा नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में होता है, कोई बताता नहीं, मैं बता दे रहा हूं। यानी टफ क्या है, बस केवल ये कि भाई इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा
एग्जाम्पल याद करने पड़ते हैं। फिर आता है नागरी लिपि की प्रमुख विशेषता और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। तो ये तो बहुत एकदम हलवा से भी ज्यादा हलवा है। और मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, यानी आज की जो आप हिंदी पढ़े हैं ना 10वीं क्लास में, वो है ये। तो ये आपका हो गया 11। तो ये भाषाखंड मैंने बता दिया कैसे करना है। अब जरा देखिएगा प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 की जो मोहब्बत होने वाली है, जिसको हम IQ-IP कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या कहते हैं? IQ-IP कहते हैं। तो स्वाभाविक है प्रश्न पत्र 1 पर ही इसमें फोकस है, वो मैं खुद बताता चलूंगा, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 पर ही आज हम लोग फोकस करेंगे आज की क्लास में। तो अब आते हैं खंड खा, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पहला टॉपिक हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। ट्रेडिशनल टॉपिक है। हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले, शुक्ल जी के बाद, इस प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य की क्या प्रासंगिकता है, तो हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता भाई बताने की जरूरत नहीं। साहित्य समाज का दर्पण होता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वही चीजें हैं। अब इसको थोड़ा विस्तार से आपको दिया जाएगा। बहुत ही ट्रेडिशनल टॉपिक, मतलब आपने केवल सुनना है, 4-5 बार रिवीजन करना है, आप आंसर राइटिंग 2 मिनट में करेंगे। फिर आता है हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां। 4 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन्हीं 4 कालों का आपको पढ़ना है। अब आदिकाल में अब आप देखिए कैसे भाषा खंड के साथ मिला। सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य, जरा पीछे आइए आप। आपने क्या पढ़ा? सिद्ध एवं नाथ साहित्य पढ़ा। यही बेटा जो भाषा खंड में आप पढ़ रहे हैं, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, मेरे प्यारे बच्चों, यही सिद्ध एवं नाथ साहित्य, ये दोनों आदिकाल में पढ़ने, यानी सेम, कोई अंतर ही नहीं। वहां पर थोड़ा सा हम भाषाई विकास पर 1-2 पंक्ति लिख देते हैं, उदाहरण सेम होते हैं, साहित्यकार सेम होते हैं उसमें आप, यानी सिद्ध और नाथ कभी एक ही रहेंगे, चाहे भाषा खंड में आए चाहे यहां आए। केवल प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा वहां भाषा पर हम फोकस कर जाते हैं। यानी उसी कविता को देशील बाड़ा, वो पंक्ति कैसे है, एकदम से दिमाग में स्किप हुई, क्या नाम है भाई, ठीक, अभी याद आता है तो बताते हैं। पंक्ति है, क्योंकि एक पंक्ति 2 पंक्तियां हैं जो टक्कर मार रही हैं आपस में। आ जाओ भाई, मदद करिए मेरे सारे जो भी पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस है, मदद करिए। कैसा अभी आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो सिद्ध, नाथ, यानी ये, और इसके साथ साथ ये सिंपल एक आप देख सकते हैं, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब प्रमुख कवि चंद्र बरदाई, खुसरो, हेमचंद्र और विद्यापति। चलिए ये मान लेते हैं थोड़ा सा अलग हो गया। अब जरा यहां से देखिए भक्ति काल से। अब यहीं से भक्ति काल प्रश्न पत्र 2 के साथ जुड़ जाएगा। हाँ, वो पंक्ति याद आ गई, पंडिये सकल सत्य बखाण देहै बुद्ध, यानी पंडित मतलब जैसे पंडित इधर उधर की बातें करते हैं, कर्मकांड की बातें करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो बुद्ध है, जो बुद्ध निवास करते हैं, उसको वो नहीं जानते। यानी स्वाभाविक हमें अपने आप पर काम करना चाहिए, बाहरी चीजों पर हमें अपने आप को विश्वास के लिए निर्भर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातें हैं जो यहां भी लिखनी है और भाषा खंड में भी लिखनी है। बस वहां पर बता देना है कि ना की जगह अड़ा, पंडिये सकल सत्य बखाड़, अड़ा की जगह ना, ना की जगह अड़ा, यानी ये भाषाई अंतर केवल हमें बताना है, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा, यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। भक्ति काल, अब बच्चे प्रश्न पत्र 1 में यही भक्ति काल, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण और राम, ये चारों आप यहां भी पढ़ेंगे। प्रमुख कवि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी, यही चारों मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न पत्र 2 में भी है। यानी प्रश्न पत्र 2 पद्य खंड की शुरुआत ही यहां से हो रही है। पद्य खंड की शुरुआत ही यहां से हो रही है। पेपर 2 की अब आप बताओ, अब अगर इसको आपको नहीं समझाया जाएगा तो आप नए बच्चों को क्या हो, तो क्लास में बैठे हुए, अब भाई पेपर 1 चल रहा है, अब उसका सेगमेंट बी चल रहा है, बच्चा सेटिस्फाई है। अरे भाई दोनों को एक साथ क्यों नहीं हम पढ़ सकते हैं? इसी को बोलते हैं इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, यानी IQ-IP। हम एक बार यहां भी पढ़े यही और एक बार पेपर 2 में भी पढ़े, ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना बच्चों। ये तो आपका समय जाया करने वाली बात हो गई। आप हिंदी साहित्य में इस विषय पर चर्चा करिएगा,
अपने में, अपने दोस्तों में ये मैं ही कराता हूं, अभी तक कोई कराता नहीं इस पैटर्न पे। क्यों? क्योंकि बच्चों का समय बचाना। अब देखिए रीतिकाल, रीति काव्य, रीति बद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, केशव बिहारी पद्माकर और घनानंद। अब बिहारी, यही बिहारी प्रश्न पत्र 2 पद्य खंड में, यानी कबीर सूर तुलसी के बाद बिहारी का नाम लिखा हुआ पद्य खंड में, यानी हो गए 5 कवि। तो रीतिकाल हम पढ़ेंगे, जब हम बिहारी यहां पढ़ेंगे तो हम बिहारी सस्सई वहां वाली भी नहीं कंप्लीट कर लेंगे? बोलिए आप मुझे। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न। फिर इसके बाद प्रश्न पत्र एक खंड खा में आते हैं, आधुनिक काल। अब यानी आधुनिक काल की कविता आ गई। नवजागरण गद्य का विकास भारतेंदु मंडल, प्रमुख लेखक भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ये हो गया आपका यानी भारतेंदु वाला। यानी आधुनिक काल का कैसे आगमन हो रहा है, ये मान लीजिए पेपर 1 का अपना सेपरेट टॉपिक है। लेकिन जब हम यहां भारतेंदु पढ़ेंगे तो भारतेंदु की साहित्य में संवेदना क्या है और शिल्प क्या है। संवेदना यानी भाव, और शिल्प का मतलब कहने का तरीका, वो क्या है। तो जब हम यहां पढ़ेंगे भारतेंदु के बारे में, तो पेपर 2 में नाटक वाले पार्ट में, यानी गद्य खंड में भारत दुर्दशा इनका नाटक लगा हुआ है, तो यहां पर भी हम भारत दुर्दशा के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यों ना हम इसी समय भारत दुर्दशा नाटक भी कंप्लीट करा दें, जो पेपर 2 का है। फिर इसके बाद आता है आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां। ये तो जरा देखिए, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगी, समकालीन कविता और जनवादी कविता। यानी यह क्या है, पहले छायावाद, फिर उसकी जगह प्रगतिवाद, फिर उसकी जगह प्रयोगवाद। कविता का क्रमशः विकास अनुक्रम है। अब जरा इस पे आप देखिए, प्रमुख कवि। अब ये सब जितने कवि हैं पेपर 2 के हैं, यानी प्रश्न पत्र 2। अभी तक आपने क्या पढ़ा, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी और बिहारी, जो पेपर 1 में, पेपर 2 में पढ़ने। उसके बाद आधुनिक काल यहां आएगा, और मैथिली शरण गुप्त की भारती पढ़नी है पेपर 2 में, यहां भी पढ़ना। जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़नी है, यहां जयशंकर प्रसाद साहब। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहां भी पढ़ने, और वहां राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता पढ़नी है। महादेवी वर्मा केवल यहां पढ़ना है, यानी वहां नहीं पढ़ना। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र वहां पढ़ना है, और यहां भी इनके बारे में पढ़ना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे यहां भी पढ़ना पेपर 1 में, और पेपर 2 में असाध्य बीड़ा इनकी रचना पढ़नी है, और गजानन माधव मुक्तिबोध यहां पढ़ना है, और फिर पेपर 2 में इनकी रचना ब्रह्म राक्षस पढ़नी है। नागार्जुन यहां भी पढ़ना है, और फिर पेपर 2 में इनकी रचना पढ़नी है हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद तथा बादल को घिरते देखा है। आप देख सकते हैं, तो पूरा पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ कनेक्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात, खत्म, पेपर 2 का पद्यखंड फिनिश। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, जो अभी मैंने बोला। तो ये इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो कम समय में, इसीलिए मैं 2 लेक्चर रखता हूं सप्ताह में वीकेंड पे, कि भाई जो जॉब वाले हैं, जो हाउसवाइफ हैं, उनको मदद मिले, और जो बच्चे सुबह से शाम कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो टाइम मैनेज कर पाए, कि भाई चलो हम ऑप्शनल में 2 दिन सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं घुस घुस करके, उसके बाद एक अच्छा सा नोट्स दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं डे 1 से, और उसको हमें प्रैक्टिस करनी है। 5 दिन हम केवल लिखेंगे, और तब आएगा 330 नंबर, 335, क्योंकि पता चला जब तक कोचिंग चली कुछ लिखना ही नहीं आया, और फिर बाद में क्या होगा। मेरे जैसा टीचर अगर नहीं मिला जिसने अपने बच्चों से वादा किया है, जो 25 में अटेम्प्ट करेंगे, कि अगर प्रीलिम्स हो रहा है, उन्होंने मुझे बताया, तो 26 मई से 3 महीना केवल आंसर राइटिंग कराऊंगा हिंदी साहित्य में उनको, तो उनको मैं संभाल ले जाऊंगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहां से देख सकते हैं। फिर खंड का खत्म हो गया, जहां से अब आता है खंड का हिंदी साहित्य का इतिहास में कथा साहित्य आता है। कथा साहित्य यानी अब उपन्यास और यथार्थवाद। अब जरा देखिए, ये भी प्रश्न पत्र 1 कैसे प्रश्न पत्र 2 के साथ मिल जाएगा। तो कथा साहित्य, उपन्यास और यथार्थवाद। अब यहां हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, और हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास पढ़ रहे हैं। प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद पढ़ रहे हैं, प्रमुख उपन्यासकार यशपाल पढ़ रहे हैं, प्रमुख उपन्यासकार रेणु पढ़ रहे हैं। तो जैनेन्द्र और भीष्म साहनी यहां पढ़ना है एक्स्ट्रा, बाकी ये तीनों प्रेमचंद का गोदान पढ़ना है आपको। प्रश्न पत्र 2 में यशपाल का दिव्या पढ़ना है, रेणु का मैलांचल पढ़ना है। आप देख सकते हैं, यहीं पढ़ते समय जब हम आपको प्रेमचंद पढ़ाएंगे तो उसी समय गोदान क्यों नहीं पढ़ा देंगे। पता चला एक बार प्रेमचंद पढ़ा रहे हैं, फिर आपको भीष्म साहनी पढ़ा रहे, तब तक आप प्रेमचंद भूल गए। पेपर 2 अब फिर लेके आ रहे हैं, फिर से मुझे
उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही। लेकिन जब हम प्रेमचंद का औपन्यासिक कला या प्रेमचंद की औपन्यासिक दृष्टि जब आपको पढ़ाएंगे, यानी उपन्यास को लेकर के उनके क्या विचार थे, तो भैया अब यहां ये पढ़ाएं और फिर जब अगला पेपर आए फिर यही बात बताएं कि जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, फिर उतना लंबा लंबा नहीं, एक ही साथ दोनों पार्ट खत्म। फिर हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद। अब प्रेमचंद की पेपर 1 में हम प्रेमचंद कहानीकार के रूप में पढ़ रहे हैं। अब पेपर 2 में इनकी रचना है पूरा का पूरा, यानी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां इन्हीं के पुत्र अमृत राय के द्वारा संपादित की गई इनकी कुछ कहानियां जो आपको पेपर 2 में पढ़नी है। पूरी किताब ही है वो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। तो हो गया जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन, गे मोहन राकेश और कृष्णा सुबती, ये हम अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। फिर आता है नाटक और रंगमंच। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, यहां पढ़ेंगे प्रश्न पत्र 1 में प्रमुख नाटककार आ गया भारतेंदु। अब भारतेंदु यहां पढ़ेंगे एज नाटककार, तो भारत दुर्दशा जो पेपर 2 में है उसको कहे नहीं हम यहीं पढ़ लेंगे भाई। जब नाटककार के रूप में इनकी खूबियां हम यहीं पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ लेंगे। फिर जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त पेपर 2 में इनका नाटक है, यहां इनकी नाट्य कला पढ़ेंगे तो उसी समय स्कंदगुप्त भी कर लेंगे। ठीक है, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन पेपर 2 में है, यहां इनके बारे में पढ़ेंगे, वहां पढ़ लेंगे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा है जैसे जगदीश चंद्र महतो, रामकुमार वर्मा, इनको अलग से पढ़ लेंगे। हिंदी रंगमंच का विकास आप देख सकते हैं। फिर आता है आलोचना, ये सेपरेट है, यानी पेपर 2 से इसका संबंध नहीं है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, सैद्धांतिक आलोचना क्या है, व्यवहारिक और प्रगतिवादी, और मनोविश्लेषणवादी आलोचना, और इसके साथ साथ नई समीक्षा। प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। यानी आलोचना क्या है, किसी भी रचना, किसी भी कृति में क्या गुण है, क्या दोष है, वह लिख देना, यानी किसी भी रचना का मूल्यांकन कर देना। तो उस मूल्यांकन के बहुत से तरीके हैं, एक सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, प्रगतिवादी है, मनोविश्लेषणवादी है, नई समीक्षा, और इन सब के आलोचक हैं। इन्होंने कैसे आलोचना की है, बहुत सामान्य, बहुत सरल विषय है। और अंत में आता है हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, और इसी पर प्रश्न पत्र समाप्त हो जाता है। हाउ टू अप्रोच, यानी हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो यहां मैंने आपको बता ही दिया। अब एक बार उसी चीज को एक शॉर्ट डायग्राम के द्वारा, फ्लो चार्ट के द्वारा आपके सामने रख देता हूं। तो हम क्या करेंगे, यानी प्रश्न पत्र 1 के खंड खा से शुरुआत करेंगे, लेक्चर की खंड खा से, ध्यान से समझिएगा। और खंड खा क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है ना बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास। भाषा खंड से अभी शुरुआत नहीं करेंगे, वो हम जब ये खत्म हो जाएगा तब लेंगे लास्ट में। इससे बड़ा मजेदार ढंग से पहले इस पर कमांड हो जाएगा, फिर उस पर हम मेहनत कर लेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे ही हम पढ़ेंगे वैसे ही इसका इंटरलिंक कर देंगे, जिसे IQIP कहा गया है, प्रश्न पत्र 2 के साथ। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रश्न पत्र 2 यानी पद्य खंड और गद्य खंड के जो भी कनेक्शन आएंगे, गद्य खंड के जो भी कनेक्शन आएंगे वो यहीं से कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो क्लास का पैटर्न यही होगा, पीछे मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब आता है क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा। तो ऑब्वियस है 6 मंथ से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और हम इतनी, आपके किसी बच्चे के मन में आ सकता है कि सर महीने में 8 लेक्चर से ही आप 6 महीने में इसे खत्म कर ले जाएंगे, यानी केवल 48 लेक्चर में आप इसे खत्म कर ले जाएंगे। ठीक है, जी हां, और वो भी बिना गति, बिना स्पीड के। आप कहेंगे सर कैसे, भाई देखिए हमारे समय में ज्यादा वक्त लग सकता था, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर 600 शब्दों में लिखना होता, आप में 250, 280, ऐसे इतने कम शब्दों में लिखने हैं, तो बहुत डिटेल आपको जानना नहीं होता। यानी बस पॉइंट एग्जांपल, पॉइंट एग्जांपल, पॉइंट एग्जांपल और मेरा लेक्चर। तो पॉइंट एग्जांपल आपको नोट्स मिलेगा, मेरा लेक्चर आपको समझाएगा। तो केवल 2 दिन का ये मेरा हो गया, लेकिन आपके कितने लेक्चर हो गए, सेम इतना ही। मेरे बच्चों 5 दिन आपके हो गए। अब कितने लेक्चर हो गए, और ये 5 दिन ऐसा नहीं कि आप अब छोड़ दिए गए अपने ढंग से, ये डेली मुझे आपको अपडेट करना है। तो ये 48 लेक्चर तो मेरे हो गए, 5 दिन
2 से ढाई घंटे के हिसाब से, 2 घंटे से ढाई घंटे के हिसाब से आपके कितने लेक्चर हो गए आप देखिएगा। यानी आपके 5 लेक्चर, यानी 5 लेक्चर आपका हो गया। तो अब आप सोचिए कि 5 लेक्चर एक हफ्ते में आपका हो रहा है, तो पूरे महीने में कितना होगा। चलो आपका एक आध दिन डिस्टर्ब होता, मैं 4 लेक्चर लेता हूं, तो 16 लेक्चर एक महीने में आप ले रहे हैं। मैं 15 मान लेता हूं, और 6 महीने में यानी 90 लेक्चर आपका हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा, 90 प्लस 48, 8 हो गया 13, 138 लेक्चर हम लोग कर रहे हैं। इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप कहेंगे सर इसमें आपका क्या रोल है, आप तो केवल 48 लेक्चर लेंगे। अरे ये मेरा ही है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो ग्रुप अपना अभी भी है और जो इस बैच के लिए बनेगा, तो उसमें आप डे टू डे मुझे ये पूरा अपडेट करेंगे और हर एक डाउट पूछेंगे, छोटा भी बड़ा भी, कोई क्वेश्चन उसका आंसर, उसका तुरंत पूरा फॉर्मेट मैं आपको सौंप दूंगा। तो इसलिए ये केवल एक स्ट्रेटजी है। यूपीएससी देखिए, दुनिया में वही लोग जीते हैं जिनके पास अच्छी स्ट्रेटजी रही। इब्राहिम लोदी की सेना, पानीपत का युद्ध याद करिए, इब्राहिम लोदी की सेना कितनी बड़ी थी। बाबर के पास 10 से 12 हजार की सेना थी और इसके पास लाखों की सेना थी, जिसमें बहुत विकराल बड़े बड़े हजारों की संख्या में हाथी भी थे। लेकिन बाबर क्यों जीता? बिकॉज स्ट्रेटजी। उसने एक मध्य एशिया की सैन्य पद्धति हिंदुस्तान में IQIP कर दिया, यानी चला दी, तुगलुमा पद्धति। तो स्ट्रेटजी जिनके पास है। मराठे क्यों हारे? चूंकि मराठे, आप सोचिए, मराठे पानीपत के थर्ड वॉर में जो भारत की शक्ति बनने वाले थे, क्यों हार गए? क्योंकि उनका स्पेशलाइजेशन, उनकी स्ट्रेटजी थी गुरिल्ला वॉरफेयर, और उसी के दम पर उन्होंने मुगलों को, यानी औरंगजेब ऐसे इतने ताकतवर शासक को पस्त करके रखा शिवाजी ने। लेकिन वो खुले मैदान में आ गए, और खुले मैदान में मुकाबला किससे किया? जो खुले मैदान का सबसे बड़ा उस समय इतिहास का सेनापति माना जाता है, अहमद शाह अब्दाली। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी। अगर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को देखें, स्ट्रेटजी कि पहली बार ऐसा कहा जाता है, इतिहास आप जब पढ़ते हैं, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद पर आक्रमण किया, नंद वंश का उन्मूलन करने के लिए, चूंकि वह आतताई शासन था, तो जब उन्होंने अटैक किया, तो उस अटैक के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यार हमें, उन्होंने क्या किया, सेंटर पार्ट पर अटैक कर दिया, सीधा केंद्र में। और केंद्र में अटैक किया, तो केंद्र में तो वो तो ताकतवर था। फिर वो खिचड़ी की कहानी आती कि उसने किसी बच्चे को खिचड़ी खाते हुए देखा, उसकी मां कह रही थी कि बीच से खाओगे तो हाथ जल जाएगा, किनारे किनारे से खाओ। फिर उसने एक एक करके किनारे से जीतना स्टार्ट किया, और अंत में मगध का साम्राज्य अपने कदमों में कर लिया। तो स्ट्रेटजी, पूरे विश्व की बात करो, बगैर स्ट्रेटजी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रेटजी है। इसलिए मेरा कुल मिला के 138 लेक्चर है, नॉट 48। इसको आप काट दीजिए। तो ये कैसे अप्रोच होगा, वो सारी बातें आपके सामने रख दी गई हैं। अब यहां पर 2024 का पेपर है, जो प्रश्न आए हुए हैं 2024 के, तो स्वाभाविक है, यानी अप्रोच में एक और बात है कि हम पीवाईक्यू बेस्ड ही चलते हैं। यानी आपको क्लास में आते ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा और इसका आंसर भी मिलेगा, जिससे कि आपको यह पता लग जाए कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यानी इन सब का आंसर। तो ये इसीलिए ये पेपर दिखाया गया कि 2024 का ये हिंदी साहित्य का पेपर है, तो आप इसको ध्यान में रखें। ये हमारी अप्रोच को बताने के लिए कि हम आपको इसी प्रकार से हर एक, यानी पीवाईक्यू बेस्ड हमारी कक्षाएं होंगी, ये आपको बस बता रहा है, याद रखिएगा। क्या होगी? पीवाईक्यू बेस्ड कक्षाएं होंगी, चाहे सेक्शन हो चाहे सेक्शन बी हो, एंड सो ऑन, बहुत सी चीजें देख सकते हैं कैसे क्लास चलेंगी। यानी अभ्रंश और अवहट का तुलनात्मक मूल्यांकन, ये मैं फ्री हैंड लेक्चर आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो ये अप्रोच हमारी कैसे होगी, क्लास ऐसे चलेगी, ऐसे ही आपको ऊपर पूरा लिखा रहेगा, अंदर का पूरा कंटेंट मेरा फ्री हैंड, इसके बाद आपको
प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, हर एक टॉपिक इसी प्रकार से यानी इसी पैटर्न पर देख सकते हैं, यानी ऊपर ऐसे बीच में ये, ऊपर ऐसे बीच में एवरीथिंग देख सकते हैं आप। तो पैटर्न यानी हमारे नोट्स का कैसे होगा, ये हमारे नोट्स का पैटर्न है, याद रखिएगा। यानी जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको देखिए, यानी पूरा पेपर 1 आप देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से यानी हम एकदम एग्जाम पर केंद्रित हैं। किस पर केंद्रित है? पूरी तरीके से, यानी परीक्षा जो हमारी है उस पर केंद्रित है। सेम प्रश्न पत्र 2 मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है, एक बार आप सिलेबस पे आइएगा। जैसे कबीर ग्रंथावली, आरंभिक 100 पद, ठीक है, क्लियर है। संपादक श्याम सुंदर दास सूरदास, भ्रमर गीत सार, आरंभिक 100 पद, संपादक रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कविताएं हैं, जैसे आपको लगेगा कि 100 पद हमें पढ़ने हैं, आपको लगेगा 100 पद है, लेकिन कुछ समय के बाद ये आपस में रिपीट होने लगते हैं। रिपीट मतलब जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, कबीर की बात अगर हम लोग करें तो कबीर ग्रंथावली में 3 चीजें आपको पढ़नी है व्याख्या के लिए: गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग और विरह को अंग। गुरुदेव यानी जिसमें गुरु के गुणों का बखान है, सुमिरन यानी भगवान के नाम के स्मरण की महत्ता है, विरह को अंग यानी जिसमें विरह की बातें की गई, यानी अपने प्रियतम यानी ईश्वर से, परमात्मा से, जो जीवात्मा है इसका जो अलगाव है, जिसके कारण जो विरह है, दुख है, कष्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि अगर जो गुरुदेव को अंग है जिसमें गुरु के बारे में बातें हैं, तो यार गुरु के बारे में क्या बातें होंगी? एक बार आपको केवल व्याख्या पहचानी होती है, उसमें यही है गुरु की महत्ता क्या है। तो लगभग पंक्तियों का एसेंस, जैसे भगवत गीता में इतने श्लोक हैं, लेकिन कोई पूछे कि भगवत गीता का एसेंस क्या है, तो आप कहते हैं कि निष्काम कर्म योगा। वैसे ही हिंदी साहित्य में गुरुदेव को अंग अगर आप पढ़ते हैं, विरह को अंग, तो सभी पंक्तियां क्या है, उनका एसेंस एक ही है, जो मैंने आपको बताया कि गुरु की महत्ता का प्रतिपादन, राम के नाम के स्मरण का महत्व। तो ये 100 पद केवल पहचानने होते हैं, लिख लीजिएगा, ये केवल पहचानने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या होते हैं? केवल पहचानना है इसमें, केवल पहचानना है, बाकी व्याख्या बड़ी सरल है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक है, भ्रमर गीत सार, संपादक, ये आपको खरीदनी पड़ती है। अभी तक आपने देखा होगा पेपर 1 में मैंने कुछ भी खरीदने वगैरह की बात नहीं की किताब, क्योंकि वो सारा हम ही अवेलेबल कराएंगे आपको, कुछ आपको अलग से नहीं लेना। अगर कोई किताब भी पढ़नी, जैसे भाषा खंड में कई कंटेंट में किताब से दूंगा, लेकिन वो मैं ही दूंगा, आपको बता दूंगा उस उतनी मोटी किताब लेके आप क्या करेंगे। जैसे साहित्य का इतिहास में सेगमेंट बी में हिंदी साहित्य की संवेदना एवं विकास, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी सर की किताब है, वो मैं ही बताऊंगा उसमें से कौन सा कैसे पढ़ना है। वो उसका कंटेंट भी ऑनलाइन माध्यम है, तो मैं ही अपलोड करूंगा। तो जहां तक किताबों की बात है, किसी बच्चे के मन में आया हो कि सर ने अभी तक किताबों की बात नहीं करी, तो पेपर 1 में कुछ करना ही नहीं, आपको अलग से कुछ भी नहीं खरीदना, क्योंकि इतना अपडेटेड पूछता है, वो सब हम ही लोग आपको करा देंगे। तो आपने तो हमारे रूपी किताब यानी टीचर के रूपी किताब एक खरीद ली है, मेरा कोर्स खरीद लिया, तो फिर आपको किताब की क्या जरूरत है? जो किताब भी पढ़ना होगा वो हम देंगे, ठीक है। यानी वो स्कैन होकर के आपको यहीं पर मेरी क्लास में मिल जाएगी, तो आपको कुछ नहीं, हाँ ये आपको खरीदना पड़ेगा। और सेम यही, इसका कोई दूसरा वर्जन अगर कोई आपको दे तो बिल्कुल नहीं लेना, सेम ऐसे ही लिखा होना चाहिए, संपादक श्याम सुंदर दास, भ्रमर आरंभिक 100 पद। अब आप कहेंगे क्यों? तो अब आज के समझे से हमारे टाइम में क्या होता था कि व्याख्या गेस हो जाती थी। व्याख्या आती है ना, पहला क्वेश्चन पद्य साहित्य, हमारे टाइम में व्याख्या गेस हो जाती है, आपके टाइम में गेस हो नहीं पा रही। 2 से 3 व्याख्याएं ऐसी आ रही हैं जो सबकी छूट रही। तो यहां पर एक बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है। तो ये केवल आपको व्याख्या पहचानने के लिए, यानी हर एक व्याख्या का अर्थ जानने के लिए, व्याख्या पहचानने के लिए तो ये टेक्स्ट बुक लेनी है, संपादक श्याम सुंदर दास, तुलसीदास रामचरितमानस का सुंदरकांड, कवितावली का उत्तरकांड, ये यानी आपको टेक्स्ट लेना है। जायसी का पद्मावत सिंगल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड, संपादक श्याम सुंदर दास, ये भी खरीदना है। बिहारी रत्नाकर आरंभिक 100 दोहे, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरणगुप्त भारत भारती, ये मैंने आपको पेपर 1 के साथ ही बता दिया कैसे क्लास चलेगी, तो आप देख सकते हैं वहां जो बताया गया वही चीज यहां लिखी हुई है। बट ये टेक्स्ट बुक आपको ये सब टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसका कोई अगर एनालिसिस दे वो नहीं लेना, एनालिसिस तो मैं कराऊंगा, केवल टेक्स्ट बुक यानी मूल पुस्तक जिसको टेक्स्ट बुक बोलते हैं। फिर जयशंकर प्रसाद कमायनी के बहुत से सर्गें में चिंता और श्रद्धा, केवल हमें 2 ही पढ़ना है, तो किताब यही चाहिए। सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला, राग विराग, ये राग विराग किताब आती है, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता, इसमें से दो, इसमें बहुत सारी कविताएं, उसमें समय केवल दो पढ़नी है, जिसके संपादक है रामविलास शर्मा, किसके, राग विराग के। फिर रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र खरीदना है, अज्ञे की आंगन के पार द्वार, यह कविता संग्रह है, उस कविता संग्रह में असाध्य बीड़ा एक कविता है, पढ़ना हमें केवल असाध्य बीड़ा, इसमें और भी कविताएं हैं। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस खरीदना है, नागार्जुन बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद और हरिजन गाथा, ये भी आपको खरीदना है। बट मूल टेक्स्ट बुक याद रखिएगा। तो ये प्रश्न पत्र एक हो गया। क्लास कैसे चलेगी मैंने आपको बता ही दिया, IQIP से चलेगी। अब खंड खा यानी प्रश्न पत्र 2 का, तो भारत दूरदर्शन नाटक भारतेंदु मैंने जिक्र पहले ही कर दिया, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन मैंने पहले ही जिक्र कर दिया। ये भी सब मूल टेक्स्ट बुक आपको खरीदनी है, क्योंकि इनको पढ़ना है। डे 1 से ही मैं सिखाऊंगा कैसे, कौन सी किताब कैसे पढ़नी, यानी मेरी क्लास कैसे चल रही उससे मतलब नहीं है। ये टेक्स्ट बुक आपको, क्योंकि आपका 26 से 27 है, तो ये टेक्स्ट बुक आपको अभी से पढ़ना है, क्योंकि बाद में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आपने 26 में अटेम्प्ट देना है तो आपको 25 में सारी किताबें पढ़ लेनी, नहीं तो 26 में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। ये मूल पुस्तक है, पढ़ोगे तो इसमें आनंद आएगा, साहित्य है ये वाला। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग एक कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति, इसमें 2, यानी चिंतामणि भाग एक में बहुत से निबंध है, आपको केवल कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति पढ़नी है, निबंध। फिर निबंध निलय यानी निबंध, संपादक डॉक्टर सत्येंद्र, ये भी एक कितनी मोटी सी किताब मिलेगी इसी नाम से, निबंध निलय, यानी जो लिखा है ये सब किताबें अवेलेबल है। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब, यानी अब इसके अंदर जो निबंधकार है वो अलग चीज है, वो आपको ये वाली किताब ले लेनी है। फिर प्रेमचंद का गोदान ऑब्वियसली लेना है। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, संपादक अमृत राय, कोई और संपादक दे नहीं लेना है, संपादक अमृत राय, ये भी आपको लेना है। प्रशांत का स्कंद गुप्त नाटक भी लेना है, इस्पाल का दिव्य उपन्यास लेना, फणीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल उपन्यास लेना, मन्नू भंडारी का महाभोज लेना है। राजेंद्र यादव के संपादन में एक दुनिया समानांतर, यह भी पुस्तक आती है, यह भी आपको लेना। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं मूल पुस्तक यही आपको दुकान वाले को भेज देना है, दुकान वाले से यही मांगना है, सिलेबस ले जाकर के हमको यही चाहिए, नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, आपको एनालिसिस वाली किताब पकड़ा देंगे। आपको एनालिसिस उनका नहीं लेना है, एनालिसिस मैं कराऊंगा मेरी क्लास में, ठीक है। तो इसलिए आपको ये मूल टेक्स्ट बुक सेकंड पेपर की सब खरीदनी पड़ेगी, उसको खरीद करके रखिएगा, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो पढ़ने का दृष्टिकोण क्या हो वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, बताने की आवश्यकता नहीं, यानी हम IQIP पद्धति से, और जो हमने बनाया कि समाज में क्या क्या होता है, तो समाज में एक सामाजिक व्यवस्था होती है, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, ठीक है, एक धार्मिक व्यवस्था हो, जो उसी पैटर्न पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। और स्वाभाविक है, सबसे पहले मेरा लेक्चर होगा, फिर मेरे लेक्चर के बाद उसी लेक्चर को आपको 5 दिन खूब प्रैक्टिस करनी है, हर एक डाउट मुझसे पूछना है, कोई सा भी डाउट एनीवन मेरे पर्सनल नंबर पर रहेगा, याद रखिएगा, ये भी नहीं कि टीम और ये और वो कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, एवरी टाइम मैं अवेलेबल हूं, ठीक है। तो यही हमारी अप्रोच होगी, यानी समझिए कि फ्री की मेंटोरशिप है। और फिर वही वाला पैटर्न कि हम जिस हिसाब से यह प्रश्न पत्र 2024 के आते हैं, हम उसी अप्रोच में अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, यानी हमारा अपना ज्ञान देना लक्ष्य नहीं होगा, जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और इनके आधार पर भविष्य में कैसे प्रश्न बनेंगे, इसी अप्रोच को लेकर के मैं आप सबको तैयारी कराऊंगा, जिससे कि आप अपने आप को कंफर्ट पा सकें कि हम एक सुरक्षित हाथों में है और बेहतर ढंग से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं सेम वही, क्लियर है। यह 2024 का पेपर भी मैं एनालिसिस करूंगा, ध्यान से समझिए, यानी 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का, ये सब क्वेश्चन आंसर आपको मिलता रहेगा। इसलिए यहां पर ये लगा हुआ है आपको बताने के लिए कि यानी पूरा PYQ आपको इसी पैटर्न पर डिस्कस किया हुआ मिलेगा इस वर्ष। तो अब मेरी क्लास कितनी हो गई, यानी अब और क्लास हो गई, क्यों, क्योंकि ये सब आपको उसी ग्रुप में मिलता रहेगा, डेली का डेली 5, 6, 3, 4 जितना भी क्वेश्चन मैं बना पाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं पूरे PYQs का सॉल्व आपको मिलेगा बेस्ट टू बेस्ट डे 1 से, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये रही पूरी की पूरी चर्चा, और उम्मीद करता हूं कि हम सब बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। नीतीश चौधरी सर, मेरा आंसर राइटिंग बहुत बहुत इंप्रूव हुआ है, पर एक सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी का बहुत डर है। चलो वो तो इंग्लिश कंपलसरी वगैरह सब हम लोग संभालेंगे, अब तो आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे ना बेटा, इसका नाम गुरुकुल। अपने किसी बच्चे की कोई समस्या
अब यहां निरुत्तरित नहीं रहेगी, सबका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब ये बात उन एस्पिरेंट्स के लिए जो हिंदी साहित्य मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके और इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। हिंदी साहित्य और बैच का नाम ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे मेरी बात कराएगी, जिसमें किसी भी प्रकार का आपका संदेह हो वो दूर किया जाएगा। तो आइए हिंदी साहित्य की एक ऐसी शुरुआत करते हैं जिसमें आप ऑप्शनल को गॉड की तरह लेके चले और उस गॉड को कैसे प्राप्त किया जाए एक गुरु के द्वारा सीखें, यानी उस भगवान तक पहुंचने का मार्ग यानी गुरु आपको बताएगा, यानी मैं सुनील अभिव्यक्ति सबका स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू बच्चों।